3 हिस्से हैं इसके, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से देख लीजिए। तो ये आपके सामने आ गए कि इसके 3 पार्ट हैं, और ये जो 3 पार्ट्स हैं ये मैं आपके सामने रख देता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे कोर्स का नाम है। 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट जो इसका वो मुश्तमिल है आपके टॉपिक जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। अब ये जो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, ये वो एरिया है जहां हम बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ी थी। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में वो बेसिक तमाम कॉन्सेप्ट्स थे जो रिलेटेड थे इस कोर्स के आप कह सकते हैं फंडामेंटल इश्यूज के साथ। यानी मिसाल के तौर पे हमने इसके अंदर 3 चीज़ें कवर की थी। सबसे पहले जो चीज़ कवर की थी वो था मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स और मैनेजमेंट की डेफिनेशंस। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस ये कवर की थी। इसके बाद जो है हमने जो है वो स्टार्ट किया था आपका जो है वो हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो शुरू किया था हमने जो है वो आप कह सकते हैं कि दूसरे सेक्शन में हमने मैनेजमेंट प्रोसेस की बात की थी कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। तो ये चीज़ें जो हमने बेसिकली जो है अभी तक डिस्कस की थी। मैं फिर इनको एक दफ़ा ज़रा आपके साथ तरतीब के साथ शेयर करता हूँ कि देखिए सबसे पहली चीज़ जो थी वो था मैनेजमेंट की डेफिनेशन और इसके फंक्शंस। इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने कवर की थी उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो आप ये कह सकते हैं कि जी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटी। इस पर काफ़ी टाइम हमने लगा दिया था। फिर इसके बाद डिस्कस किया था आपके साथ हमने लीडरशिप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, और फिर आगे जाके इसको बड़ी तफसील से हमने डिस्कस किया था लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को। और उसके अलावा जो है फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काफ़ी काम किया था। फिर डेलीगेशन पे बात हुई थी, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पे बात हुई थी, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट पे बात हुई थी। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो शुरू में हमने पढ़े थे। अच्छा, उसके बाद हमने स्टार्ट किया आपका जो है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर पीटर ड्रकर को डिस्कस किया था, लीडरशिप कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो उसके बाद की कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी टाइम हमने लगाया था, जिसके अंदर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके साथ साथ लीडरशिप, डिसिप्लिन, ग्रेवेंस प्रोसेस, टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट, इक्वल्स, और ये तो ये सारी चीज़ें जो हमने इसके बाद लेटर ऑन इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हमने किया था। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं तो कंट्रोल्स आ गए थे। ये फिर सेक्शन दूसरा शुरू हो गया था। यहाँ पे हमने क्या था, ये सारे जो 3 कॉन्सेप्ट थे ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट के। इसके बाद शुरू हो गया था मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स, ये दूसरा पार्ट था। मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप के अंदर आपको याद होगा हमने इंटरनल कंट्रोल्स, कंट्रोल सिस्टम्स, और उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट किए थे। हेल्थ एंड सेफ्टी हमने वहाँ पे भी वहाँ गो थ्रू किया था। फिर लीडरशिप एंड मोटिवेशन और टीम मैनेजमेंट, और ये सारे किए थे। अच्छा, ये जो सेक्शन है ये हमने यहाँ नहीं, इसके बिल्कुल एंड में जाके शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स के ऊपर बात हुई थी आपके साथ, बड़ी लंबी चौड़ी बात थी। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और निगोशिएशन, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया था। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, निगोशिएशन क्या होती है, और निगोशिएशन के साथ याद होगा कम्युनिकेशन का एक सेक्शन भी मैंने डिटेल में कराया था, और आप बच्चों ने कहा था कि बिजनेस कम्युनिकेशन हमने पढ़ी भी हुई है, तो ये हमने कर लिया था। जी, इफ्तिखार, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वैसे स्टार्ट में हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ में ऐसा हो, लेकिन ठीक हुआ। अच्छा,
अब बाकी जो चीज़ है वो ये है कि बिजनेस इन्वायरमेंट की जो बात कर रहे हैं आप, ये यहाँ से हमने शुरू किया हुआ काम। बिजनेस इन्वायरमेंट ये सेक्शन में कर रहा हूँ, यानी मैं ए सेक्शन कवर कर चुका हूँ, बी सेक्शन कवर कर चुका हूँ, अब मैं सी सेक्शन के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर चुका हूँ। सी सेक्शन में आके वो जो गवर्नेंस का टॉपिक का पीछे भी जिक्र आया था यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ नहीं कंसीडर किया था। मैंने कहा ये यहाँ नहीं है, इसको एक ही दफा तफसील से पढ़ेंगे। उसको मैंने सी सेक्शन में ले गया था, जहाँ पे तफसील से पूरा लिखा हुआ था गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, तो यहाँ ज्यादा तफसील से था। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ सिर्फ इसका टाइटल गिवन था, यहाँ पे 5वां कॉन्सेप्ट जो था। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पूरी तफसील थी, तो मैंने एक ही दफा इसको किया है, और इस पर मेरा ख्याल है मैंने 4 या 5 लेक्चर सिर्फ इसी पे किए। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैंने जो है वो कंसेक्यूटिव 3 लेक्चर किए 3 आवर्स के। इसका मतलब 9 आवर्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमने काम किया है, और तकरीबन 12 आवर्स हमने जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काम किया, और एंड में दोनों को फिर रिलेट भी किया था। अब जो हमारा काम है इस वक्त हमारे जिम्मे जो काम लगा हुआ ना जी, वो ये वाला है। ये तो वही दोबारा रिपीट हो गया, शायद दोबारा प्रिंट हो गया मेरे से। अब जो काम करने वाला है वो ये है, जिसको हमें ये 9, अच्छा ये आप कहेंगे आपने 11 और 10 11 पहले कवर कर लिया जी। 11 पहले कवर कर लिया था, क्योंकि 2 जगह इसका जिक्र आया था तो पेंडिंग जा रहा था, इसको मैंने पहले कर लिया। और वैसे भी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, वो कंट्रोल्स के साथ ज्यादा अच्छा पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इसके साथ साथ जो है आप गवर्नेंस, और इसके साथ साथ जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट, ये बड़े रेलेवेंट टॉपिक होते हैं। इसलिए जहाँ मैंने इंटरनल कंट्रोल को छेड़ा था, वहीं पे फिर मैंने वो जिक्र किया था फ्रॉड का, और फ्रॉड को ओवरकम कैसे करते हैं वो डिस्कस करने के फ़ौरन बाद मैं इस तरफ आ गया था। मैंने कहा था ये ज़्यादा अच्छा है कि सारे रेलेवेंट टॉपिक इकट्ठे पढ़ें। लेकिन अब जो हमारा रिमेनिंग वर्क है वो क्या है? रिमेनिंग वर्क के अंदर हमारा जो एरिया है वो 2 मेन एरियाज की तरफ जाता है। एक एरिया है जिसको ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं, ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। तो मैं इसको कहूँगा ये मेरा एरिया है ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। अच्छा, ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट में 2 तरह के इश्यूज हैं। एक इश्यूज हैं जो प्योर इन्वायरमेंट है, ठीक है, सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट है, प्योर इन्वायरमेंट है। अच्छा, ये इन्वायरमेंट वो नहीं, क्वेश्चन वाली इन्वायरमेंट जो है वो अलग बात है, वो उसमें आएगी। लेकिन ये प्योर बिजनेस इन्वायरमेंट है जिसके अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। इनको आप कहते हो पेस्ट फैक्टर्स। एक तो इसके अंदर ये पेस्ट फैक्टर्स है। ये जो पेस्ट फैक्टर्स हैं इनकी तफसील क्या है? ये जो पेस्ट फैक्टर्स हैं इनकी तफसील जो है वो ये है कि जो पेस्ट फैक्टर्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी मैं ये भी एक टॉपिक रहता है अभी, लेकिन पेस्ट फैक्टर पे पहले बात कर लेते हैं। पेस्ट फैक्टर्स की जो आप बात कर रहे हो ना, पेस्ट फैक्टर्स, इसके अंदर पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल एंड लीगल इकट्ठे होते हैं। यानी ये जो पी है ये पॉलिटिकल का है, और ये जो ई है ये इकोनॉमिक फैक्टर का है, और ये जो एस है ये सोशल फैक्टर्स का है, और ये जो टी है ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर मैक्रो इन्वायरमेंट में एक पेस्ट मॉडल है जो डिस्कस होता है, और एक डायमंड मॉडल है, पोर्टर डायमंड मॉडल। ये 2 मॉडल है। पेस्ट मॉडल खासा लंबा है, काफी ज्यादा टाइम लेगा, और जो आपका पोर्टर डायमंड मॉडल है वो इतना ज्यादा टाइम नहीं डिमांड करता। वो एक आधे आधे घंटे, सॉरी घंटे एक का मामला है, इससे ज्यादा का मामला नहीं। लेकिन पेस्ट जो है वो दैट्स एक पॉलिटिकल फैक्टर अलग पढ़ाओ, सोशल फैक्टर अलग पढ़ाओ, टेक्नोलॉजिकल अलग पढ़ाओ, और इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग पढ़ाओ। तो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो बस का सिर्फ रिव्यू करा दिए जाते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स आपने अलग से भी पढ़ी होती है, तो एक दफा रिव्यू करा दिए जाते हैं। तो एक तो ये है जो कि आपका ये फैक्टर है जिसके अंदर पेस्ट, और इसके साथ आएगा आपका पोर्टर डायमंड मॉडल। ये 2 हो गए। अच्छा, जो दूसरा हिस्सा इसका वो है जिसके अंदर IB यानी इंटरनेशनल बिजनेस या ग्लोबल बिजनेस आ जाता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस जब आता है तो इसके अंदर फिर वो बात आ जाती है कि एक्सचेंज रेट वगैरह आपने पढ़े होंगे, वो इश्यूज आ जाते हैं। उसके बाद टैरिफ एंड कंट्रोल्स इसके अंदर आ जाते हैं, टैरिफ्स किस किस तरह के हैं, कंट्रोल्स किस किस तरह के हैं, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं।
और फिर इसके अंदर आ जाती है मल्टीनेशनल की इन्वायरमेंट, मल्टीनेशनल क्या है, वो कैसे काम करती हैं। इसके ऊपर एक लेक्चर मैंने इस साइड दिया है आपको इंट्रोडक्शन के हवाले से लास्ट लेक्चर में। वो कौन सा लेक्चर था मैं अभी बताता हूँ आपको। अब मैं कोर्स आउटलाइन से बाहर जा रहा हूँ। मैंने बता दिया कोर्स आउटलाइन में ये दो चीज़ें बड़ी अहम रहती हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें बड़ी अहम रहती हैं, एक आपकी ये वाली और एक मैंने और चीज़ किया। तो अब मैं ज़रा स्टॉप शेयरिंग करके आपको एक तो आपका ये एरिया मैंने बता दिया कि एक तो ये एरिया आपका रहता है, ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको, ये वाला, ठीक है। दो एरियाज इसके अंदर मैंने बता दिए, एक पेस्ट फैक्टर्स और एक आईबी यानी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इसके अंदर ही ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, यानी कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनके कल्चर की बात हो गई। मैंने कल्चर पहले पढ़ा दिया ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपको, तो ये उस टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात हो रही है, तो ये भी इसके अंदर ही कवर होंगी सारी। अच्छा, तो ये टॉपिक है जो हमारा रहता है, जिसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है आमतौर पे। अब इसके अंदर जो लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर दिया था वो आपको याद होगा। मैंने लास्ट टाइम जो आपको लेक्चर दिया था वो ये वाला था। लेट मी सी, वो जो लास्ट टाइम लेक्चर दिया था लास्ट टाइम आपको ये लेक्चर मैंने दिया था, ठीक है जी, ये दिस वन। इसके अंदर मैंने आप साथ क्या क्या डिस्कस किया था। मैंने इसके अंदर आप साथ डिस्कस किया था आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट, उसके साथ साथ इसे कंटेंट्स, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल बिजनेस की बात की थी। उसके बाद हमने ग्लोबल बिजनेस टुडे और इसके ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में आपके साथ। अब आज प्योरली जो है वो इन्वायरमेंट पे बात शुरू करते हैं। तो इन्वायरमेंट पे जैसे मैंने आपसे कहा कि हम पेस्ट से शुरू करेंगे। पहले पेस्ट मॉडल पढ़ेंगे चूँकि ज़रा लंबा है, और फिर शुरू करेंगे इसको कहाँ से, फिर स्टार्ट करेंगे हम इसको डायमंड मॉडल उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ से आज हम इसको शुरू कर लेते हैं। ये शेयर कर ली मैंने स्क्रीन आपके साथ। अच्छा, अब इस स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि मैं जो अब टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक आपका है 49th टॉपिक ऑफ द कंसेक्यूटिव टॉपिक ऑफ द कोर्स। 49th टॉपिक, ये तरतीब मैंने कहा था कि इसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं कि लेक्चर को 49th नंबर दे दिया जाए, ना इसका आर्ट से ताल्लुक है ना क्रेडिट आर्ट से। इसका ताल्लुक सिर्फ एक तरतीब के साथ है कि जब मेरे बने हुए नोट्स हैं, जब वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको नंबर में याद हो कि ये इतने नंबर का टॉपिक सर ने कब पढ़ाया था और क्या हुआ था, तो इसलिए इसको नंबर अलॉट कर देते हैं। इसको अपलोडिंग या गूगल क्लासरूम में रखने में मुझे आसानी रहती है। अब इसके अंदर अगर आप बात करें कि टॉपिक है क्या, ये टॉपिक है ग्लोबल इन्वायरमेंट एनालिसिस या ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बेसिकली हमारा टॉपिक तो है वो है ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट का। टॉपिक हमारा ये है, दैट इज वी कॉल्ड इट द ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। लेकिन इस ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट के टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट में सबसे पहले तो पेस्ट को पढ़ना है। पेस्ट में जो है वो पी स्टैंड करता है पॉलिटिकल के लिए, तो हम इसको कहते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, ठीक है, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, ये पी के अंदर स्टैंड करते हैं। अगर ये मॉडल पेस्टल होता तो फिर पेस्टल भी लिखते हैं इसको, फिर लीगल के लिए एल अलहदा हो जाता है।
लेकिन जब पेस्ट लिखे हैं तो पी के अंदर दो फैक्टर्स हम हो जाएंगे, एक पॉलिटिकल और एक लीगल। ये दोनों हमने पढ़ने इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की सिनेरियो। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले तो आपको ये फिर समझाता चलूं कि पेस्ट में पी से मुराद जो होती है वो है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, ई से मुराद है इकोनॉमिक फैक्टर। तो मैं इस पे काफ़ी एफर्ट करूंगा, इस पे ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि आपने इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दूंगा, अब बाकी बातें आप खुद समझ जाएंगे। यानी मैं आप बताऊंगा इन्फ्लेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, बाकी चीज़ें आप खुद ही समझ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे, आपका ये हो गया पी क्या है, ई क्या है, एस क्या है। एस में दो चीज़ें जम होती हैं, एक सोशल और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। टी के अंदर जो है वो टी स्टैंड करता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इसका मतलब है ये जो मैंने आपके सामने रखा है ये मोनैमिक है या सिनोनिम है। मोनैमिक का मतलब ये होता है कि जो टर्म है उसका पहला पहला अल्फाबेट पिक कर लो और उसको आपस में जोड़ दो तो एक टर्म बनेगी। उस टर्म को जैसे PEST, तो ये बन गया आपका पेस्ट। तो ये पेस्ट मॉडल है। इस पेस्ट मॉडल में सबसे पहली चीज जो आती है वो है पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब जब पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो अंडरस्टैंडेबल है वो ये है कि जनाब पॉलिटिकल फैक्टर या इस मॉडल को एड्रेस कैसे करते हैं। जैसे ये देखिए एक छोटा सा MCQ है, व्हाट इज एन एब्रिविएशन कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट लेटर। एक ऐसा एब्रिविएशन जो फर्स्ट लेटर पे बना हो of each word in the name of something used described by the key element of environment's external environment। तो आप इसके लिए कौन सा ऑप्शन लेंगे? तो अभी मेरे पास नबील का जवाब आया, सलमान का, ठीक है जी, सना जावेद का, ठीक है, नौशवा जावेद का, नबील, सलमान अली, और इन सब का जवाब एक ही है, वो है बी। और बी है आपका पेस्ट फैक्टर, बी है आपका पेस्ट फैक्टर। अब इस सवाल में अक्सर औकात होता ये है कि जब स्टूडेंट से बात होती है कि आप मुझे एक ऐसा एब्रिविएशन बता दो जो कि डिस्क्राइब करता हो एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट को, तो गलती ये होती है कि बाद बच्चे स्वॉट चूज कर लेते हैं। अच्छा, स्वॉट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बेसिकली जो स्वॉट एनालिसिस है वो एक टूल है जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कितने फैक्टर हमारी फेवर में हैं और कितने फैक्टर हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। और इसमें एक और बात है, यहां जिक्र हो रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। जो स्वॉट एनालिसिस होता है उसके अंदर दो एक्सटर्नल होते हैं फैक्टर और दो इंटरनल होते हैं, यानी ये अलग बात है, इसको उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं ले सकते। स्वॉट एनालिसिस इज वाचिंग स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, वो एक अलग चीज है। जब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात होगी उसके लिए जो मॉडल यूज होगा वो पेस्ट यूज होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो ये पहली बात तो जहन में आपके ये रखनी, जिसके लिए मैंने MCQ बना दिया आपको, ठीक है, कि स्वॉट और पेस्ट को कभी मिक्स ना करें। स्वॉट टूल है एनालिसिस का या सिलेक्शन का टूल है कि कौन से फेवरेबल है कौन से अनफेवरेबल है, लेकिन वॉचिंग या ऑब्जर्वेशनल टूल जो है वो पेस्ट है, मॉडल पेस्ट ही आपका। अच्छा, या दूसरा मॉडल डायमंड पोर्टर मॉडल है, वो अलग है, वो अलग से डिस्कस होगा, इंटरनेशनल सिनेरियो में होता है। अच्छा, लेकिन अब हम चलते हैं अपने असल काम की तरफ कि हमने कहा था कि आज हम सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर देखते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर मैं सबसे एंड पे कराऊंगा क्योंकि वो आपको आते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर पहले देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। क्या हमें ये पता है कि व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल सिस्टम? देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है ना वो 4 चीजों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है 4 अहम एस्पेक्ट पर मुश्तमिल है। और वो 4 एस्पेक्ट्स क्या हैं? ये 4 एस्पेक्ट्स हम इस तरह से देखते हैं कि सबसे पहली बात ये है कि हमारे
हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात ये है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े बड़े नाम अगर हम लें अपने मुल्क में, तो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन पीपीपी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई। ये हमारे जो है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दीज आर अवर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज से बनता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से बनता है। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में और भी बड़े कलीदी किरदार होते हैं, अगर उन्हें आप निकाल दें तो पूरा निज़ाम नहीं बनता। वो अमेरिका है, पाकिस्तान है, कोई भी मुल्क है, उसके अंदर इनका बड़ा अहम रोल होता है। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज आ जाती है वो फिर आ जाते हैं आपके, जो आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जिनको आप रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशन या रिलेशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। वो रिलेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर आपका जो है वो कोर्ट्स हैं। कोर्ट्स वो जगह है जहां पर के आपके लॉ बनता है। उसके अंदर आपकी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो है ये आपका जो है ये बेसिकली वो इदारा है, कोर्ट्स और पार्लियामेंट, जहाँ पे लॉ बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, या आप कह दीजिए कानून साजी होती है। तो ये बड़ा अहम इदारा है। इसके साथ साथ फिर आ जाता है प्रेशर इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स, और उसके साथ साथ फिर आ जाता है आपका मीडिया। तो मीडिया भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये आप कह लीजिए कि प्रोपोगेंडा करते हैं, तनकीद करते हैं और प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे जिस डायरेक्शन में ये ले जाना चाहते हैं। उसके अंदर सोशल मीडिया भी अब तो आ गया। तो देखिए, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट, हमारे रिलेशनल इंस्टीट्यूशन कोर्ट और पार्लियामेंट्स हैं, और प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। अच्छा, और फिर इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो है वो बाकी, अच्छा इसके अंदर ये भी याद रखिएगा कि पार्लियामेंट के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट भी इसी में आती है। ये भी इदारे इसके अंदर रोल प्ले करते हैं। और जो अगला जो एक होता है वो होता है इनकी पॉलिटिकल कल्चर, कि आपके मुल्क का पॉलिटिकल कल्चर क्या है, पॉलिटिकल नॉर्म्स क्या है। अब बाज़ मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पे जमहूरियत की बड़ी अहमियत है, वोट की बड़ी अहमियत है, लेकिन बाज़ मुल्क ऐसे हैं वहाँ वोट की ड्यू वो इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, और उसके अंदर पहले टर्की था, लेकिन टर्की का एकदम नेचर चेंज हो गया कि वहाँ पे लोगों ने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं जनाब, जो हम वोटिंग देंगे निज़ाम उसी से चलेगा। लेकिन बहुत सारे मुल्क अभी भी अफ्रीका में हैं, मुख्तलिफ जगह पे हैं जो इस निज़ाम को इस तरह चलाते हैं। तो ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, सियासी निज़ाम। तो जहाँ भी हम तिजारत करेंगे, जिस मुल्क में भी हम जाएंगे बिजनेस करने के लिए, जाहिरी बात है वहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेल करता होगा, एक पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेल करता होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द, यू कैन से कि प्रेशर ग्रुप्स हैं ये। अच्छा हाँ, तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो मीडिया भी है, उसके अंदर कुछ एनजीओज भी हो सकती हैं, एनजीओज भी ड्राइव करती हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका भी बड़ा रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी, फौज, और उसके साथ साथ जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, जैसे पुलिस भी हो सकती है, पैरामिलिट्री स्टाफ भी हो सकता है। तो ये सारे जो इनको हम कहते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट इसलिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खुद ही जो डेवलप किया तो उसको इस्टेब्लिश किया हमने, तो ये सारे इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। तो ये सारे मिलकर जो है काम करते हैं। बहरहाल, लेकिन ये निज़ाम सबकी पार्टिसिपेशन से क्या चलता है, यानी किसी एक बंदे का इसके अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं, एक बंदे से नहीं ये निज़ाम चलता। ये ज़ाहिर है इनकी जॉइंट एफर्ट होती हैं, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन और इनका आपस में रिलेशनशिप होता है जो इस निज़ाम को चलाता है। तो इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, और ये हर मुल्क में होता है। यानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में है, अमेरिका में भी है, उनका भी पॉलिटिकल रोल है, वहाँ पे भी इलेक्शन में
एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही होती है, पाकिस्तान में कर रही होती है, हर जगह ऐसे होता है। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर आगे मैंने कहा जी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इंस्टीट्यूशन सारे नीचे आपको नजर आ रहे हैं। ये इसको मैं टिक नहीं करता, इंस्टीट्यूशन नीचे, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उसके बाद आपका रिलेशनशिप इनके दरमियान, और यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाले रूल्स और फंक्शंस, ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को जब ये इन्फ्लुएंस करता है तो अल्टीमेटली ये इन्फ्लुएंस कर जाता है हमारे ऑपरेशनल इश्यूज को, हमारे लॉ को, हमारे फ्रेमवर्क को, और हमारी क्या चीज़ है ये शाबाश, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को जब ये टच करता है तो अल्टीमेटली ये हमारे बिजनेस के लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है कि एकदम कोई गवर्नमेंट आए और टैक्स का लॉ बदल दे, लेबर का लॉ बदल दे, ठीक है जी, अच्छा इन्वायरमेंटल लॉ बदल दे, तो जो भी लॉ वो बदलेंगे हमारे लिए क्या है, रिस्क फैक्टर है। तो जब वो रिस्क फैक्टर है तो फिर अल्टीमेटली उसको हमें उसे पढ़ना जरूरी है, वो हमारे पार्ट है हमारी स्टडीज का। सो नई गवर्नमेंट आती है, नए रूल्स बनाती है, नए टैक्स लगाती है, नए लेबर लॉज प्रमोट कर देती है, नया इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ ले आती है, या नया जो है इन्वायरमेंटल लॉ ले आती है। तो ये सब कुछ जो है ये हमारे लॉ का हिस्सा है, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, हमें पढ़ना पड़ेगा इसको। अच्छा, इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंट पॉलिटिकल अप्रोचेस जो मुख्तलिफ मुल्कों में अप्लाई हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं। उसकी वजह यह है कि हमें किसी एक मुल्क में काम नहीं करना, हमें अपना प्रोडक्ट हो सकता है साउथ कोरिया में भी बेचना पड़े और नॉर्थ कोरिया में बेचना पड़े। अब साउथ कोरिया जो है वो आप जानते ही हैं कि वो टोटली डिक्टेटरशिप में है, और जो नॉर्थ कोरिया है वो डेमोक्रेसी में, तो इसलिए अलग-अलग दोनों का निज़ाम है, दोनों अलग अलग जो है वो चलते हैं। लिहाजा हमें हर एक का पता होना चाहिए कि कहाँ डिक्टेटर बैठा हुआ है, कहाँ डेमोक्रेसी है। अच्छा, जहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी कई टाइप की है, तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बरतानिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब ये ना पूछ लीजिएगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है और पार्लियामेंटेरियन सिस्टम क्या होता है। अगर ये पूछेंगे तो पूरी पॉलिटिकल साइंस खोलनी पड़ेगी, वो मैं नहीं खोलूंगा, वो अगर आपने पढ़ना है तो आप खुद नॉलेज उसका ले लें। अब इंटरनेशनल ट्रेड इज अ सब्जेक्ट टू फर्दर लेयर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट जो है फर्दर लेयर है किसका, इंटरनेशनल लॉ का। तो यहाँ इंटरनेशनल लॉ भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। अब इंटरनेशनल लॉ क्या होता है ये हम आगे चल के बात करते हैं। कुछ ऐसे लॉज हैं जो यूनानिमसली सारे यूएनओ के मेंबर ने मिलकर बनाए हैं, जिसके अंदर डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी है, लेबर प्रोटेक्शन लॉ भी है, और चाइल्ड लेबर, एंटी चाइल्ड लेबर लॉज भी है। तो ये पॉइंट है। और इसके बाद फिर आप जानते हैं कि लॉबिंग्स भी हैं, वो काम करती हैं। जैसे बरतानिया में 2 लॉबिंग है, एक पाकिस्तान के हक में है, एक इंडिया के हक में है। जब इंडिया के हक वाली आएगी तो हमारा नुकसान होता है, जब हमारे हक वाली आती तो गालिबन उनका नुकसान होता होगा, पर ये लॉबिस भी होती है। अब यहाँ पे एक मामला है जो आपके सामने रखते हैं कि जी एक कंपनी, एक बिजनेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी College में ट्रांसपोर्ट कंपनी मॉनिटर अंडर पॉलिटिकल हेडिंग एज अ पार्ट ऑफ पेस्ट एनालिसिस। अगर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी हो और वो पॉलिटिकल हेडिंग के अंदर देख रही हो तो क्या चीज दिखेगी? तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे कि पॉलिटिकल, जरा कॉमन सेंस की बात भी देख लेना कि आपको कितनी समझ आती है कि आप पॉलिटिकल फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें प्योर पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से? तो देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है हमें। जी बच्चों, तो हम देखते हैं कि बच्चों ने जो जवाब हमें भेजे हैं उसके अंदर मोस्टली बच्चों ने जो जवाब भेजा है वो सी ऑप्शन है, जैसे फरवा का है, इसी तरह जो है वो उजामा का है, नबील का है, मंसूर का है, जैनुल आबिदीन का है, आमिर का है, और सना जावेद का है, रहीला है, निदा है, जैनब है। इन तमाम बच्चों ने सी आंसर भेजा है। मुझे भी सी आंसर करेक्ट लगा है। उसकी वजह यह कि देखिए पॉलिटिकल इशू में टैक्स आता है, तो टैक्स सियासी मामला है, नई गवर्नमेंट आएगी, नया टैक्स लगेगा। कंजस्टन चार्जेस यानी कि पोल्यूशन के अगेंस्ट जुर्माने, तो वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करता है। और प्लान टू बिल्ड न्यू रोड, ये आप जानते हैं बजट बनाती ही गवर्नमेंट है, तो ये प्योर पॉलिटिकल है।
ए क्यों नहीं है? ए इसलिए नहीं है कि ट्रैकिंग सिस्टम टू मॉनिटर ड्राइवर आर, ये टेक्नोलॉजी का मामला है, तो ये टेक्नोलॉजी का फैक्टर हो सकता है। अच्छा, और स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ऑयल प्राइस मूवमेंट एंड राइज इन इंटरेस्ट रेट, ये प्योर इकोनॉमिक फैक्टर है, प्योर इकोनॉमिक फैक्टर है। तो आप कह सकते हैं कि प्राइसिंग का मामला, इंटरेस्ट रेट का मामला इकोनॉमिक्स में जाएगा, ठीक है जी। और प्री डिटरमिन कॉर्ड नंबर यूजेज, पब्लिक कंसर्न और सेफ्टी, ये कह सकते हैं ये थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकता है। लेकिन याद रहे कि जो टैक्स का इम्प्लीफिकेशन ऑन डिमांड एंड सप्लाई है वो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन टैक्स लगाने का जो मामला है वो पॉलिटिकल में पढ़ेंगे। लिहाजा ये याद रहे कि बात फैक्टर दोनों जगह डिस्कस होते हैं। टैक्स का लॉ, the tax law will be discussed in political factor, but impact of tax on demand and supply will be discussed in economic factor. उसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक फैक्टर में चला जाएगा। लेकिन टैक्स का जो कानून है, लॉ ऑफ टैक्स, वो बहरहाल पॉलिटिकल का हिस्सा है, जो पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर यहाँ कनेक्टेड है। क्लियर जी? इसलिए आपके जहन में अगर ये सवाल आ जाए कि नहीं यार टैक्स तो एक जगह हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, तो वो इम्पैक्ट था टैक्स का, लेकिन वो टैक्स लॉ नहीं था, वो टैक्स लॉ नहीं था। इम्पैक्ट जरूर था टैक्स का, लेकिन बहरहाल वो टैक्स लॉ नहीं था। क्लियर जी? तो इसलिए जहन में ये रहना चाहिए कि कहीं आपके जहन में आ जाए नहीं यार टैक्स इकोनॉमिक्स में भी होता है और इसमें भी होता है। माइंड भी आपके पास बहुत हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहन में आपकी जो बात रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि बाज इशू जो है वो दो जगह डिस्कस हो सकते हैं। कि कानून है टैक्स का, तो टैक्स का कानून बहरहाल डिस्कस होगा कहाँ पे? लॉ में डिस्कस होगा, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स में पढ़ा जाएगा। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, वी आर टॉकिंग अबाउट द, अगर हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, ये फिर आप इकोनॉमिक्स में उठा के ले जाएं इसको क्योंकि ये फिर लॉ नहीं रहता, फिर ये वो इम्प्लीफिकेशन या उसका जो इम्पैक्ट है वो आ जाता है। तो यहाँ पे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम समझ आ गया जी क्या होता है? पॉलिटिकल सिस्टम समझ आ गया आज हमें, जो पहले शायद आप लोगों को नहीं पता था। पेस्ट फैक्टर का पता लग गया जी, पेस्ट फैक्टर क्या होते हैं? पहले शायद हमें नहीं पता था, आज पता चला पेस्ट फैक्टर क्या है। और इसके साथ साथ आज अभी हमने थोड़ा सा ये समझा कि पॉलिटिकल फैक्टर के साथ साथ लीगल फैक्टर एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब बात ये आ जाती है, which of the following is not a legitimate method of influencing government policy in the interest of the business? बिजनेस के इंटरेस्ट को वॉच करते हुए हम हुकूमत पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हुकूमत पे प्रेशर डाल रहे हैं, हुकूमत की पॉलिसी पे असरअंदाज हो रहे हैं, पॉलिसी को तब्दील करवाना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें तीन मेथड ठीक है, एक मेथड जो है वो लिस्टिमेट नहीं है, इलिस्टिमेट है, गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है। तो इसमें गैर अखलाकी वाला मामला कहाँ पे है? यानी गवर्नमेंट की लॉबिंग पे हम असरअंदाज हो रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे असरअंदाज हो रहे हैं। सवाल ये है कि इसमें कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जहां हम गलती कर रहे हैं और कानून पे नहीं चल रहे। तो देखते हैं कौन सा ऐसा मामला है जिसमें हम कानून पे नहीं चल रहे। तो ये इसके ऊपर बच्चे हमें जवाब दे सकते हैं। जी शाबाश। तो यहाँ पर जो बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं वो ज़्यादातर जो आंसर पुट अप कर रहे हैं वो सी है, जिसमें रोशनाज हैं, फसीहा है, उसके बाद जो है सना का जवाब डिफरेंट है, सलमान का डिफरेंट है, हुसैमा का फिर सी है, और आमना का, रहीला का, ज़ैनुल आबिदीन का, आमना, निदा, ठीक है, और जवाद बुखारी, कौनैन, आमिर, मलिक अब्दुल्ला, उसामा हसन, इन सब का जवाब जो है वो जो है हमें सी में आया है। मैं देखता हूँ इसमें कि क्या इसमें हो सकता है। देखिए बात यह है कि सी इन द सेंस दैट कि आप कहते हैं जी ये चार तरीके लिखे हैं कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी में मशवरा दें या गवर्नमेंट के मामलात में कोई असर और रसूख इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें एक तरीका गलत है। वो कौन सा है? देखिए, एम्प्लॉइंग लॉबिस्ट टू पुट ऑर्गेनाइजेशन
केस टू मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट। एक लॉबिस्ट के तरीके से उठाना केस को और जाके मिनिस्टर के दरबार में पेश कर देना, उसके कोर्ट में उठा के ले जाना, इसमें क्या हर्ज है? अपना केस अगर कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे तो अपनी बात मनवाएंगे कैसे? तो अपनी बात मनवाने के लिए किसी की अदालत में जाना तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है, कोई गैर अखलाकी काम नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, गिविंग लॉ मेकर्स नॉन एग्जीक्यूटिव क्या है? डायरेक्शनशिप्स। देखिए, लॉ मेकर को नसीहत करना, डायरेक्शन देना, ठीक है जी। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि हम असेंबली में तो जाके नहीं बैठ सकते, लेकिन असेंबली के मेंबरान को कोई प्रेजेंटेशन दे के, कोई समझ लीजिए ब्लॉग बना के, या कोई ब्रोशर बना के, या कोई लिटरेचर बना के पढ़ने के लिए दे देना, इसमें क्या हर्ज है? इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव इसलिए कि हम असेंबली का पार्ट नहीं है, हम ना सेनेट में ना हम कौमी असेंबली में है, तो हम लॉ मेकर्स को एक डायरेक्शन दे देते हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो पहली बात यह है कि लॉबिंग करके मिनिस्टर के कोर्ट में या सिविल सर्वेंट के केस सामने पुट अप करना कोई हर्ज नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देने में भी कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल में ये दोनों लेजिटिमेट है। अटेम्प्टिंग टू, चौथा देख लेते हैं, अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन टू पुट प्रेशर ऑन लेजिस्लेटिव एजेंडा। सोशल मीडिया के जरिए किस चीज़ में लोगों को अवेयरनेस पैदा करके ओपिनियन बिल्डअप करना, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के जरिए एक कैंपेन चला रहा हूँ जिसके अंदर मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार वाटर वेस्ट बहुत हो रहा है, तो ऐसा करते हैं मिल के हम इसके लिए एक तहरीक चलाते हैं कि जहाँ जहाँ पानी ज़ाया हो रहा है हम ज़ाया होने से बचाएं। एक प्रेशर ग्रुप बना लें कि हमने अब अपना पानी ज़ाया होने नहीं देना। तो इसमें क्या है? जब ओपिनियन बना रहा हूँ, ठीक है, जायज़ काम है मेरा। अच्छा, ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, जरा गौर फरमाइएगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव टू पब्लिक ऑफिशियल। ओ माय गॉड, आपने यानी पब्लिक सर्वेंट को पैसे ऑफर कर दिए टू यूज देयर इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस बिहाफ, कि हमारे बिहाफ पे ये इन्फ्लुएंस करो। बताओ, तो ये क्या किया आपने? सही किया? ये सही, ये लेजिटिमेट है। यानी मुझे कोई राय दिलवानी किसी ऑफिस में और मैं जाके ब्यूरोक्रेट को पैसे देके खरीद लूं, तो ये क्या है? ये इलीगल काम है, ये इनलेजिटिमेट काम है, ये ब्राइब है, ये रिश्वत है, ये इनलेजिटिमेट है। वैसे गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए मिनिस्टर के कोर्ट में जाना, लॉ मेकर्स को मशवरे देना और पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करना, ये जमहूरी राय है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, क्लियर हो गई जी बात। अब देखते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन से 3 लेवल होते हैं। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो हम फेस करते हैं उसमें 3 लेवल होते हैं। एक सियासी निज़ाम जो है वो ग्लोबली चला आ रहा है। ग्लोबली चले आने का मतलब ये है कि ये WTO, ठीक है, यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन, तो एक वो कानून साजी है जो कि ऊपर हो रही है। इसको आगे चल के फिर देखते हैं। दूसरी तरफ नेशनल लेवल पे काम हो रहा है जिसके अंदर हमारी नेशनल पॉलिसी है, नेशनल लेजिस्लेशन है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब ये जो है, ये हमारा जो है नेशनल लेवल है, जिसको आप कौमी लेवल कह सकते हो। और ये जो लेवल है हमारा, ये बैनुल इक़वामी लेवल है, ठीक है जी। तो सियासी निज़ाम सिर्फ अंदर बैठ के नहीं बन जाता। अगर बाहर रशिया और अमेरिका में कोल्ड वार चल रही है तो क्या उसका पाकिस्तान पे कोई असर नहीं होगा? बेवकूफ़ी है अगर कोई ऐसा सोचे। इसी तरह अगर एक कोल्ड वार जो है वो अमेरिका और चाइना में शुरू हो गई है तो क्या उसका हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा? या एक क्लैश हो जाता है जो एट द बॉर्डर ऑफ चाइना इंडिया, तो क्या उसका हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा? तो ये असर बैनुल कौमी यानी नेशनल, ग्लोबल से नेशनल पे आता है और नेशनल से फिर लोकल पे चला जाता है, यानी आपके शहर पे। अब उसके अंदर जाहिर है कराची का एक अपना इन्वायरमेंट है, लाहौर का एक अपना इन्वायरमेंट है। कराची इज कंसिस्टेड ऑफ मिक्सचर ऑफ
all types of the nations of all types of the culture of Pakistan. There are Punjabis, there are Sindhis, there are Balochis, there are Urdu speaking people, there are Sindhis. So it's a mix up of brought up of many different things. तो वो एक आपका लोकल लेवल डिफरेंट है. आप पंजाब में आ जाते हैं, पंजाब इज अ मिक्सचर ऑफ, सॉरी लाहौर में आ जाते हैं, लाहौर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी different communities emerged in Lahore. But Lahore has a different nature in that. लाहौर एक different nature का शहर है. लाहौर में एक मसला जो है ना वो ये है कि इसके अंदर कोई इंसान, कोई भी बंदा बाहर से माइग्रेट करके आता है तो आई डोंट नो व्हाई उसकी जो तीसरी जनरेशन होती है, यानी अगर दादाजी आए हैं तो उसका बेटा और उसका पोता जो तीसरी जनरेशन है, फ्लुएंट इन पंजाबी एंड मर्ज इन पंजाबी. बहुत सारे पठान हमारे दोस्त हैं जिनके नाम के साथ खान है, अब वो पश्तो बोलते ही नहीं है. तो कहने का मतलब है उसका एक अपना नेचर है, कराची का एक अपना नेचर है, फैसलाबाद का एक अपना नेचर है. तो हर लोकल सिटी का अपना नेचर है. ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, आप अमेरिका में भी चले जाएंगे तो जो न्यू जर्सी है उसका अलग माहौल है, न्यूयॉर्क का एक अलग माहौल है, हर एक का एक अपना है. टोरंटो चले जाएंगे कनाडा, उसका अपना माहौल है. तो हर एक का एक अपना माहौल. तो ये डिफरेंट टाइप के जो होते हैं इन्वायरमेंट्स होते हैं लोकली. अब लोकल डिपार्टमेंट्स जो है, लोकल गवर्नमेंट अब चलती एक निज़ाम चल रहा है बैनुल कौमी लेवल पे जिसको यूएनओ चला रहा है, डब्ल्यूटीओ चला रहा है. एक निज़ाम चल रहा है नेशनल लेवल पे जिसे आपकी नेशनल गवर्नमेंट चला रही है, नेशनल ब्यूरोक्रेसी चला रही है. और एक चल रहा है लोकल जिसको लोकल डिपार्टमेंट चला रहे हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी है, कराची में केडीए है, लाहौर में एलडीए है, इस्लामाबाद में आईडीए है. तो इस तरह डिफरेंट लोकल लेवल पे काम हो रहे हैं. तो 3 लेवल है, एक ग्लोबल लेवल है, एक नेशनल लेवल है, एक लोकल लेवल है. तो ये हर जगह पे पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग वेरी करता है, लेकिन इसकी लेयर्स हैं. बैनुल कौमी लेयर है, नेशनल लेयर है, फिर उसकी लोकल लेयर्स. इस तरह दिस इज ब्रोकन इनटू 3 डिफरेंट सर्कल्स. ये 3 डिफरेंट सर्कल्स में होता है. तो हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो वो इज वर्किंग अंडर द फ्लैग ऑफ यूएन हो गया ना जी, मतलब वर्ल्ड लेवल के इदारे. अच्छा, अब आ जाते हैं आपके जी यहाँ पे एक बड़ा अहम इशू है. वो ये है कि देखिए इदारे जो है ना वो बिजनेसेस जो है ना 2 तरह से चलते हैं. एक तो कारोबार आपके चलते हैं जिसको प्राइवेट सेक्टर चलाता है. प्राइवेट सेक्टर चलाता है जैसे कि पाकिस्तान में नेस्ले है, तो नेस्ले जो है इसको यूनिलीवर, नेस्ले कंपनी चलाती है. यूनिलीवर का एक अपना निज़ाम है. अच्छा, अब नेस्ले है, पैकेजेस हैं, ये प्राइवेट इदारे हैं. इनके मालिकान जो है वो हुकूमत नहीं चलाती इसको, यानी इसको गवर्नमेंट की कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाती. लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान रेलवे है, उसके साथ साथ जो है आपका कह सकते हैं पाकिस्तान रेलवे हो गया, या आपका जो है वो कोई दूसरा इदारा ले लीजिए जैसे कि वासा है, ये गवर्नमेंट चला रही है, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी. बल्कि बाज़ लोग तो बड़े जुख्तिया अंदाज से, तंजिया अंदाज से कहते हैं अमेरिका और पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि हमारे उनके पास नासा है और हमारे पास वासा है. अच्छा, तो ये बड़ा फ़र्क है बहरहाल एनीवे नासा एंड वासा का. तो एनीवे बात हम क्यों कर रहे थे, तो देखिए एक तो नेशनलाइजेशन का इसके अंदर, सॉरी मैं बात वापस ले जाता हूँ कि एक तो प्राइवेट इदारे हैं जो कि गवर्नमेंट नहीं चलाती, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, ये प्राइवेट लोग चलाते. एक वो इदारे हैं जो आपका पब्लिक सेक्टर है, यानी गवर्नमेंट चलाती है. दूसरे इदारे ऐसे हैं जो सेमी गवर्नमेंट है. सेमी गवर्नमेंट वो हैं जिसके अंदर कुछ शेयर गवर्नमेंट के हैं और कुछ शेयर प्राइवेट के हैं. जैसे पाकिस्तान में सुई गैस कंपनीज है ना,
पाकिस्तान में सुई गैस कंपनी से है ना, सुई सर्दर्न है या सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी है, इसमें कुछ शेयर प्राइवेट्स के, कुछ गवर्नमेंट के, इनको सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। तो फिर समझ ये आई कि कुछ ऐसे इदारे हैं विच इज रन बाय गवर्नमेंट और इट्स ब्यूरो, या गवर्नमेंट चलाती है, उसका कोई ब्यूरो चलाता है। ये इदारे पब्लिक सेक्टर हैं। और वो इदारे विच इज नॉट रन बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रन नहीं करती, वो प्राइवेट इदारे। और जिसमें दोनों के शेयर्स हैं वो सेमी गवर्नमेंट है। तो 3 तरह के इदारे हैं, गवर्नमेंट चलाए तो पब्लिक, गवर्नमेंट ना चलाए तो प्राइवेट, और अगर दोनों के शेयर्स हों तो सेमी गवर्नमेंट। अब 2 तरह के मामलात यहां ज़ेरे बहस आएंगे। एक मामला है जो बाज दुनिया में ये चला है 60 की दहाई में, 60 और 70 की दहाई में, वो था नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन जो है, नेशनलाइजेशन जो है ये एक तरीका है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हुकूमत टेक ओवर कर लेती है। सॉरी, नेशनलाइजेशन जो है गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है प्राइवेट इदारों को। जैसे कि पाकिस्तान में एक ज़माने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उन्होंने बहुत सारे इदारे जो हैं वो नेशनलाइज कर दिए। नेशनलाइज करने का मतलब है कि प्राइवेट इदारों को हुकूमत टेक ओवर कर लेती है, प्राइवेट लोगों से इनकी ओनरशिप छीन लेती है। दूसरा है डी नेशनलाइजेशन, जिसको आजकल के दौर में बड़ा अच्छा नाम दिया जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल इसके बरअक्स है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं नेशनलाइज, उनको उठा के जो है वो प्राइवेट लोगों के आगे बेच दिया जाए, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब ये 70 की दहाई में गवर्नमेंट्स खासी मजबूत थी, फाइनेंशियल क्रंच में भी नहीं थी, तो उस वक्त ये ख्याल आया कि मजदूर के हुकूक जो है ना वो प्राइवेट इदारे नहीं दे रहे, मजदूर के हुकूक जो है वो प्राइवेट इदारे नहीं दे रहे, तो लिहाजा इन्हें नेशनलाइज कर लेते हैं। तो भट्टो साहब ने या पीपल्स पार्टी ने पकड़ा, और पकड़ कर जो है वो इदारे, बेशुमार इदारे जो है वो पकड़ के कर दिए नेशनलाइज। उसके अंदर घी की कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी बड़ी कंपनियां, बीको कंपनी, रेलवे इंजन बनाने की कुछ कंपनियां थी, स्टील मिल वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें थी, स्कूल से, कॉलेजेस से, वो पकड़ के पब्लिक सेक्टर को दे दिए थे, यानी गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिए थे। जितने उनके अंदर एम्प्लॉयज थे वो इमीडिएटली गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए। वो एक दौर था, हालत था। लेकिन आहिस्ता 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 दुनिया को एहसास हुआ कि जब हम इदारे गवर्नमेंट टेक ओवर करती है तो होता ये है कि लोग मेहनत नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर मैं सरकारी कॉलेज का लेक्चरर होता, ज़रा सोचिए, और मैं ये लेक्चर दे रहा होता, तो आप भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़े, अंदाज़ा होगा आपको कि वो कैसे लेक्चर होता है। टीचर आता है, थोड़ी बहुत बात करता है और बाकी असाइनमेंट दे देता है बच्चों को। तो उन्होंने देखा कि यार ये एफर्ट्स है ना, ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही हमारी। सारे नहीं होते लेकिन मोस्टली ऐसे होता है। इसी तरह अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के ब्यूरोज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एफर्ट नहीं करते, तो फिर गवर्नमेंट देखती है कि यार पीआईए भी खसारे में जा रही है, स्टील मिल भी खसारे में जा रही है। लोग अगर पूरी मेहनत करते तो ये इतने प्रोडक्टिव यूनिट थे कि ये गवर्नमेंट को कमा के देते, लेकिन क्योंकि लोगों ने मेहनत नहीं की, अपने फ़र्ज़ को कह सकते हैं कि इतनी अच्छी तरह पूरा नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे, और जो उसके में इनोवेशन होनी थी वो वक्त पे नहीं की, नतीजा ये हुआ कि वो सारे लॉसेस में चले गए। अब ज़माना आ गया दोबारा प्राइवेटाइजेशन का। ये सबसे ज़्यादा हमें पिंच उस वक्त हुआ कि प्राइवेटाइजेशन का ज़माना आ गया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश एयरवेज को भी प्राइवेट कर दिया, यानी कि ब्रिटिश एयरवेज भी प्राइवेट लोग चलाएंगे।
तो प्राइवेट लोग काम ज़्यादा लेते हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा लेते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं, रिवॉर्ड अच्छा पे करते हैं, बट थिंग इज दिस कि इसके अंदर एफर्ट ज़्यादा है, तो उससे एफिशिएंसी ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन, तो पहले एक ट्रेंड चला नेशनलाइजेशन का, अब एक ट्रेंड चल गया प्राइवेटाइजेशन का, जिसको डी नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो अब पाकिस्तान भी ये चाहता है कि पाकिस्तान जो एयरलाइंस है ये प्राइवेट हो जाए, वो इसको ख़रीद ले और चलाए। इसी तरह जो है पाकिस्तान स्टील मिल भी कोई ख़रीद ले और इसको चलाए, रन करे, कारोबार भी चलाए और इसको जो है वो सक्सेसफुली लेके चले। तो ज़ाहिर है हर किसी की यही एफर्ट होती है कि इसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। अब इसके अंदर बात आ जाती है दोस्तों, वो ये आ जाती है कि देखिए बहरहाल हम कितना को लंबा इसमें जा सकते हैं। ज़ाहिर है आपको ये बता सकते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम में टैक्स वगैरह के लॉस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, और पब्लिक सेक्टर की चीज़ है, ये प्राइवेट चीज़ अगर गवर्नमेंट खरीदेगी प्राइवेट बिजनेस को तो इसे नेशनलाइज कहेंगे, और अगर जो गवर्नमेंट का बिजनेस है उसे प्राइवेट लोग खरीदेंगे तो इसे डी नेशनलाइजेशन कहेंगे। तो ये आपके साथ बात होगी। लेकिन अब मसला ये कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती क्यों है और किन किन इश्यूज पे बनाती है। देखिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो एक पर्टिकुलर इशू पे नहीं होती, एक इशू पे नहीं होती, नंबर ऑफ इश्यूज होते हैं। एक मिनट में बताता हूँ आपको। अच्छा बच्चों, तो मैं बात ये कर रहा था कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिसके अंदर एक इशू होता है, देखिए जैसे आप बात करते हो हाउसिंग की, ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस, गवर्नमेंट जाहिर है इस पे इन्फ्लुएंस करना चाहेगी। सवाल ये है इन्फ्लुएंस क्यों करना चाहेगी जी गवर्नमेंट इसलिए इन्फ्लुएंस करना चाहेगी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका ताल्लुक हाउसिंग के साथ, तामीरात के साथ। एक पूरी इंडस्ट्री है जिसको आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हाउस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो ये जो है ये हाउस बिल्डिंग इंडस्ट्री, हाउस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो ये पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है। तो जाहिर है बिजनेस यहाँ पॉलिसी बनाती है। जैसे रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर टैक्स वगैरह वेव ऑफ किए हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स और प्लाजे और इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, जिससे सीमेंट जो है उसका यूज़, स्टील का यूज़ बढ़ा है। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, उससे हमारा जो है बिजनेस ग्रो करेगा। उसके बाद आ जाता है आपका डिफेंस। डिफेंस भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप देखिए कि अमेरिका में जो F-16 बने हैं, वो F-16 एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया जिसको लॉकहेड मार्टिन कहते हैं, बल्कि F-35 भी जो है लॉकहेड मार्टिन का दूसरा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है दुनिया, ठीक है नहीं। तो ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। तो इसी तरह डिफेंस इंडस्ट्री हर मुल्क में एक इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी इस इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे लोग वाबस्ता हैं। अगर आप देखें हमारी जो वाह कैंट में इंडस्ट्री है, उसके लिए शेल, मुख्तलिफ किस्म के खोल और मुख्तलिफ किस्म के मेटल शीट्स ये प्राइवेट लोग सप्लाई करते हैं। सारी की सारी चीज़ें अंदर नहीं बनती, बहुत सारे प्राइवेट लोग सप्लाई करते हैं। तो पूरी दुनिया में तो कई कंपनियां ऐसी हैं जी जो जहाज बनाती हैं, टैंक्स बनाती हैं, और वो प्राइवेट है। तो डिफेंस इंडस्ट्री बाकायदा पूरी एक इंडस्ट्री है, गन्स बनती हैं, टैंक्स बनते हैं, कैनन्स बनती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। अच्छा, उसके बाद फार्मिंग आप जानते हैं एग्रीकल्चर आज का बहुत बड़ा इशू है, बल्कि कहते हैं कि दुनिया में सन 1925 तक दोबारा फिर दुनिया रिवाइव होगी कि जिन मुल्कों के पास फूड ज्यादा है दे आर आल्सो द सुपर पावर्स, इकोनॉमिक पावर्स, बिकॉज रीजन इज कि नीड फॉर फूड विल इंक्रीज। फार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि आज दुनिया को एहसास हो रहा है कि जिन मुल्कों के पास फर्टाइल लैंड है वो आम मुल्क नहीं है, वो बड़े ज़बरदस्त और कंट्रोलिंग कंट्रीज हो सकते हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रन कर सकते हैं। चूँकि उसकी वजह ये कि जिन लोगों के पास जरहेज ज़मीनें और पानी है, इनकी इकोनॉमी
इकोनॉमी अल्लाह ना करे क्रैश भी कर जाए ना, तो तब भी इनके लोग भूखे नहीं मर सकते। मैं एक मिसाल देता हूँ, अल्लाह ना करे पाकिस्तान की मिसाल दे देते हैं जी, अल्लाह ना करे पाकिस्तान को कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाता है, तो तब भी अगर गौर करें तो चावल आपके अपने हैं, गंदम आपकी अपनी है, दालें आपकी अपनी है, मीट आपका अपना है, ये सब कुछ आपके मुल्क में अपना। तो इस बहरहाल ये भी एक पावर होती है कि अगर ग्राउंड पे इकोनॉमी भी आके लग जाए ना, तब भी फूड क्राइसिस नहीं हो सकता इनके साथ। उसकी वजह ये है कि अगर गंदम नहीं तो चावल है, चावल नहीं तो गंदम है, ठीक है जी, गोश्त नहीं तो चने, कुछ ना कुछ तो है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाद ऐसे मुल्क है दुनिया के जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, बहुत कुछ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फार्मिंग उनके पास नहीं है। तो फार्मिंग बाहर चीज़ तो बाहर से लेनी पड़ेगी ना। क्राइम, आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन अगर ख़राब हो जाती है तो बिजनेस पे कितना बुरा असर पड़ता है। हेल्थ केयर की भी एक इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नाम आपने सुना होगा। हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ती है। उसके बाद है टाउन प्लानिंग। आप जानते हैं अब टाउन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। शहर के को किस तरफ आपने ग्रो करना है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, किस जगह ऐसी जमीन है जो जेरे काश नहीं आती, उस तरफ शहर की प्लानिंग कर दीजिए कि इस तरफ एक्सटेंशन हो जाएगी। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली जो टाउन प्लानिंग है वो एग्रीकल्चरल सरखेज इलाकों में हो रही है, जो कि बहुत ही जालिमाना एक्ट है हमारा। हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका बड़ा नुकसान होगा लॉन्ग रन में, हमें फूड शॉर्टेज हो सकती है। तो टाउन प्लानिंग। फिर आगे आ जाते हैं तो आ जाती है एजुकेशन। देखिए एजुकेशन पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बगैर तालीम के ना दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर भी आपके मुल्क में आएगा, फर्ज कीजिए सॉफ्टवेयर हाउस ही बनाने को आ जाए, तो वो भी ये देखेगा कि यार यहाँ के लोगों के पास कोई तालीम भी है कि नहीं है, कोई एजुकेशन है इनको, 19-20 पता है तालीम का इनको, इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं इनके पास। तो ऐसे मुल्क में आप जाएंगे, आप देखिए अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका की जो जीडीपी है उसके अंदर सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड से नहीं अर्न किया जाता। बहुत ज़्यादा पैसा अमेरिकन कमाते हैं एजुकेशन से। दुनिया भर के तालिबे इल्म वहाँ पढ़ने जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इलाज करवाने जाते हैं, कार्डिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी कराने जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा यानी कि कमाते हैं वो वहाँ से। बरतानिया इससे बड़ा कमाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो अब मलेशिया को भी ये एहसास हो गया है कि अगर हम बर्तन बनाने पे लगे रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने पे लगे रहे, गाड़ियाँ बनाने पे लगे रहे, हम कभी भी लीडिंग कंट्रीज में नहीं आ सकते। इसलिए मलेशिया ने भी पीएचडी जो है और बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस को लॉन्च किया है, और उसके लिए वर्ल्ड वाइड एक लड़ाई, चाइना भी शामिल हो रहा है कि यार अब दुनिया के लोग हमारे पास आए इस इलाज के लिए, इन चीज़ों के लिए, ताकि हम अर्न करें। तो ये बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स है कि वो मैंने बात याद होगी, मैंने जब ये पढ़ाया था आपको तो मैंने आपसे कहा था कि लेबर एक ज़माने में ना फिजिकल लेबर होती थी, जिसके मसल स्ट्रांग है, जो बंदा भार उठा सकता है, वजन उठा सकता है, वो मजदूर है। लेकिन फिर ज़माना आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, तो मजदूर वो है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है। इंजीनियर्स टॉप पे थे उस ज़माने में। अब ज़माना जो आ गया ना जी, वो आ गया है ह्यूमन कैपिटल का। अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल है ना आपकी स्किल, तो वो है सही लेबर। उसकी वजह ये है कि आप रिसर्च कर सकते हैं, आप रिसर्च करके फाइंडिंग दे सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को, मार्केट सर्वे कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो अब वो जो ज़माना है ना जी, वो ह्यूमन कैपिटल का ज़माना है। दिस इज़ व्हाट द एक्चुअल थिंग। अब तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो है एनर्जी। आप बताइए कि अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी रिसोर्सेज ही नहीं है, तो मुल्क तरक्की कहाँ से करेगा। इसके अंदर एनर्जी रिसोर्सेज के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ती है कि गैस अपनी नहीं तो चलो एलएनजी लेके आओ। अच्छा जी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो जल्दी इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, कोल से बनाओ, गैस से बनाओ, या डैम बनाओ, जो भी करना है। जल्दी है तो कोल से बनेगी, उससे गैस से बनेगी। हाँ, अगर टाइम है तो फिर डैम भी बन सकता है। तो ये है एनर्जी का मामला। उसके बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी बहुत मैटर करती है। अगर आपके मुल्कों के साथ दोस्ती नहीं होगी तो तिजारत भी नहीं होगी। तिजारत उसी मुल्क से हो सकती है जिससे हमारी दोस्ती होगी, ठीक है ना।
आप देखिए हमारा जो पासपोर्ट है उसके ऊपर क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, क्योंकि हमने उन्हें तस्लीम ही नहीं किया। हमारा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं, लिहाजा हम कोई तिजारत भी उनके साथ नहीं कर सकते। तो लिहाजा तिजारत का डायरेक्ट लिंक ये है कि आपके किस किस मुल्क के साथ कैसे कैसे रिलेशनशिप्स। तो ये आती थी गवर्नमेंट पॉलिसी की। गवर्नमेंट पॉलिसी इसके अंदर क्या बनाती है। अब इसके अंदर जो आपकी बात है, हाँ आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं आप, फिर आप जो बात कर रहे हैं पॉपुलेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली डेट्स बीइंग पार्ट ऑफ इट। ये आगे चल के इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर में, क्योंकि डेमोग्राफिक फैक्टर का ताल्लुक आबादी के साथ और हेल्थ इशू का ताल्लुक जो है वो आएगा उसके साथ, जो आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे बात ये जो मैंने की है इसकी जो तफसीलात है, मैं जो नोट्स आपको भेजूंगा उनकी शक्ल दिखा देता हूँ आपको। ये हाउसिंग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये क्राइम, ये एजुकेशन, ये डिफेंस, और ये मैंने एनर्जी, हेल्थ केयर, फार्मिंग, टाउन प्लानिंग, फॉरेन पॉलिसी, ये सारी जो है मैं इसके साथ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आके मैं पॉलिटिकल फैक्टर्स को वक्ती तौर पे जो है वाइंड अप कर देते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स ये नहीं तक। अब मैं चल रहा हूँ प्योर लीगल फैक्टर्स की तरफ, यानी इससे पहले मैंने लीगल फैक्टर को पार्शली टच किया होगा, लेकिन पॉलिटिकल इन गवर्नमेंट पॉलिसी के बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा लीगल फैक्टर्स के ऊपर। लीगल फैक्टर की मेरी जो बेस है ना, बेस वही है जो मैंने वहां पे कायम की थी आपके साथ अबाउट द फ्रेमवर्क के अंदर, जो मैंने बात की थी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में। देखिए, कानून साजी में सबसे पहला कानून जो है ना, जो जिसका सबसे पहला लेवल है, वो उस फ्रेमवर्क का है जहां पूरी दुनिया इकट्ठी बैठी हुई है। उसको हम कहते हैं सुप्रानेशनल लॉज। ये जो सुप्रानेशनल लॉज हैं, ये लॉज वो हैं जो कि इंटरनेशनली सारे मुल्क मिलके बनाते हैं। ठीक है जी, जाहिर है सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे जो लॉज बनते हैं सुप्रानेशनल लॉज बनते हैं। उसके बाद फिर आपके नेशनल लॉज आ जाते हैं, जो आपकी कौमी असम्बली और आपके कोर्ट्स में बनते हैं। नेशनल असम्बली यानी सेनेट, नेशनल असम्बली और कोर्ट्स में। उसके बाद आ जाते हैं आपके रीजनल लॉज। रीजनल लॉज जो है आपके, वो है आपके इलाकाई लॉज। जैसे कि लाहौर में दफ़ा 44 लग जाती है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो देखता है कि यार कोई लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ख़राब हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर ने आज लाहौर से गुजरना है, तो हम ऐसा करते हैं कि दफ़ा 44 लगा देते हैं। या लोगों ने इकट्ठे होना है, योम शूर का दिन है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी सूरत हाल हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर ना ख़राब हो जाए, तो कोई शरारती लोग ना हो, हम ऐसा करते हैं 144 लगा देते हैं। ये रीजनल इशू है। इसी तरह अगर आप डीएचए में रहते हैं तो डीएचए के कुछ लाज हैं, वो आपके रीजनल लाज हैं उस इलाके के, तो ये रीजनल हो जाते हैं। तो सबसे पहले सुप्रा नेशनल में यूएनओ आ गया। ठीक है जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ गया है जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ आ गया। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ वर्किंग अंडर द फ्लैग ऑफ यूएनओ। तो ये जो है ये सुप्रा नेशनल। और जो नेशनल है आपके, वो नेशनल पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है हमारा, और जो हमारे कोर्ट्स हैं इस तरफ के सारे इसमें आ जाते हैं। और इसके बाद जो आपके लोकल हैं वो बाय लॉज हैं लोकल, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज में लोकल लॉज, शहरी आबादी के लॉज होते हैं, ये बनाए जाते हैं। जैसे लाहौर में कुछ लॉज बनते होंगे जो लाहौर की म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और ये बनाती होंगी। इसी तरह कराची में, फैसलाबाद में बनते होंगे। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बन जाते हैं, हम इनको कहते हैं ये आपके रीजन। तो ये 3 लेवल हो गए। तो इसलिए हम इनको कहते हैं लास्ट के 3 लेवल हैं। एक सुप्रा नेशनल जो वर्ल्ड वाइड बनेगा, एक नेशनल जो पूरा हमारा नेशनल लेवल का होगा, और एक रीजनल होगा जो हमारे शहरी सतह पर होगा। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि सुप्रा नेशनल सोर्सेज ऑफ लीगल अथॉरिटी क्या है। तो जो सुप्रा नेशनल लीगल सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी हैं, तो उसमें अंदर अगर आप ऑप्शन देखते हो तो आप में से मोस्टली बच्चे ऑप्शन बता सकते हैं। जवाद बुखारी ने सबसे पहले बताया है, ए ऑप्शन है। तहरीम भी कह रही है, फरवा भी, हादिया है, फिर उसामा है, और आगे बढ़ते हैं तो मंसूर, निदा,
आमना जफ़र और फिर जो है निहाल शुएब, ये तमाम बच्चे जो है बता रहे हैं कि ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन ही बनता है क्योंकि यूएनओ बेसिकली यूएनओ रेजोल्यूशन जो है वो वाकई सुप्रानेशनल है। यूएस लेजिस्लेशन जो है यूएसए के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए, और यूके गवर्नमेंट लेजिस्लेशन जाहिर है इंग्लैंड के लिए, और हाई कोर्ट लंदन जो है वो हाई कोर्ट लंदन लंदन का हाई कोर्ट है, वो सिर्फ लंदन के लिए, हमारे लिए तो नहीं। तो ये चीज़ हो जाएगी। हाँ, अगर आप कल को सीएम में क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका दिल चाहता है कि चलो जरा लंदन का चक्कर लगा लें और आप उधर रहना चाहते हैं, तो अकाउंटेंट्स को तो भाई खुली इजाजत होती है, जिस मुल्क में चाहे मूव कर जाते हैं। अकाउंटेंट्स को इमिग्रेशन भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और किसी मुल्क में जाके नौकरी शुरू कर दें वर्क परमिट लेके, तो फिर वो भी तरीका है वहाँ जाने का। और एक तरीका और भी होता है, अक्सर लोग वो भी यूज़ कर लेते हैं, वो ये होता है कि वहाँ पे विजिट के लिए गए और वहाँ जाके किसी फर्म से डील कर ली और वहाँ जॉब शुरू कर दी, फिर उसके बाद वो उसको बुला लेते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके क्या नाम लेते हैं, कोई रिश्तेदार वहाँ रहते हो और वहाँ आपका रिश्ता हो जाए। नहीं, ये वैसे बात की बात है, हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। लीगल इश्यूज, लीगल इश्यूज के अंदर देखिए डाटा प्रोटेक्शन पे मैं बात कर चुका हूँ। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि किसी का निजी डाटा जो है उसकी ज़ाती मिल्कियत है, तो चूँकि आजकल फास्टली फाइल इंटेरोगेट हो जाती हैं और फिर उसके बाद स्पीड इंटरनेट की ज़्यादा हुई है, कंप्यूटर तेज़ी से प्राइवेट डाटा जो है उसको कूप अप कर जाते हैं। लिहाजा आज का दौर जो है वो ये है कि डाटा प्रोटेक्शन किया जाए, इसलिए कि डाटा एक प्राइवेट चीज़ है और एक बंदे का डाटा जो है वो उसके लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए। ह्यूमन राइट एक्ट कहता है कि सिकनेस का डाटा कभी भी जो है वो लीक आउट नहीं होना चाहिए, और प्राइवेट डाटा कभी भी, चूँकि उसके अंदर आपके फ़ोन नंबर हैं, आपके मोबाइल नंबर हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें, तो ये कभी भी अच्छा बच्चों, तो मैं ये बात कर रहा था कि ह्यूमन राइट्स एक्ट कहता है प्राइवेट जो भी आपके मामलात हैं, प्राइवेट डाटा उसके मामले, वो ये कहता है कि ये किसी की सिकनेस का डाटा भी किसी को बताया नहीं जा सकता क्योंकि उसका प्राइवेट इशू है। और उसके बाद कहते हैं कि कीप प्राइवेट ऑल प्राइवेट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल लाइक एड्रेस ईमेल। तो एड्रेस ईमेल जो है ये बिल्कुल जो है ये प्राइवेट अलग से रखना चाहिए क्योंकि ये किसी का निजी डाटा है। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी के लाज हैं, ये सारे हम पहले देख चुके हैं एक दफ़ा कि जी कॉरिडोर अच्छे होने चाहिए, प्लूटेड नहीं होना चाहिए, टोन कारपेट नहीं होने चाहिए, हैवी वेट ऑन द कैबिनेट नहीं होने चाहिए, सेफ प्लग होने चाहिए, ट्रिपलिंग वायर नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, वेट फ्लोर वगैरह ये चीज़ें सारी देखनी चाहिए। तो ये सारे इश्यूज जो है टैकल होने चाहिए, पोलिटिकल, ये सारे सारे लीगल इश्यूज हैं और इसके अंदर एम्प्लॉयज़ के राइट सफ़र होते हैं, कस्टमर के भी सफ़र हो सकते हैं। ठीक है ना। तो दिस आर इश्यूज रिलेटेड विद दैट, जैसे कि आप किसी जगह पिज़्ज़ा लेने जाते हैं या बर्गर लेने जाते हैं, वहाँ वेट फ्लोर है, आप वेट फ्लोर से स्लिप हो जाएंगे तो बर्गर तो वहीं रह जाएगा, बंद हो गया, टिक्की हो गई, बंदा फर्श पे पड़ा हुआ है, बर्गर क्या खाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। जैसे अनमार्क्ड जो है वो आपके प्लेट ग्लास डोर्स हैं, तो आपको बाहर शीशा इतना ट्रांसपेरेंट, आपको कैसे पता लगेगा शीशा सामने लगा हुआ, आप उससे टकरा सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ हो जाती है, इसलिए उसे मार्क कर देना चाहिए। और ये जिम्मेदारी एम्प्लॉय की भी है और एम्प्लॉयर की भी है, दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मसले को हल करें। दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मसले को रिजॉल्व करें। अब जहाँ तक सवाल है हमारा कि एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, एम्प्लॉय क्या कर सकता है। एम्प्लॉयर ये कर सकता है कि एक सेफ माहौल दे, उस सेफ माहौल के अंदर जो है वो वर्किंग इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन दे, वहाँ पोल्यूशन ना हो, इक्विपमेंट वेल प्रोसीड हो, प्रॉपर केयर हो, अगर कहीं नज़र आ रही है उससे कोई ऐसी चीज़ तो उसको सब्सटेंस को वहाँ से हटाए, और हैवी वेट अगर किसी ने उठाना है इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, तो उसका काम ये है कि इंस्ट्रक्शन दे, ट्रेनिंग दे, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एम्प्लॉय का काम ये है कि अगर उसे कहीं खतरा नज़र आता है तो वो फौरी तौर पे इंडिकेट करे कि यहाँ रिस्क है, और इसी तरह से जो है कॉपरेट करे विद एनीवन, अगर कोई ऐसे मामला गड़बड़ है तो मैनेजमेंट के साथ ताउन करे।
तो ये जो है ये हो सकते हैं हमारे सारे इश्यूज हेल्थ के। अब जहाँ तक सवाल है डेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आप बेचेंगे तो उसकी लीगल इन टाइटल ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह जो भी चीज़ आप बेचते हैं वो कस्टमर की नीड और स्पेसिफिकेशन को मैच होनी चाहिए, और बायर जो है परचेज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन है उसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, और जो चीज़ बेची जा रही है वो इंटेंडेड पर्पस ज़रूर पूरा करे। क्या करे? इंटेंडेड पर्पस ज़रूर पूरा करे, यानी जो उसका मकसद है उसको हर सूरत जो है वो पूरा करे। तो ये जो है ये आपके जो है ये ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट इशू है कि ऐसा क्यों होता है कि ये इस तरह की सिचुएशन जो है राइज करती है, या ये जो लॉ बनाया गया ये बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि देखिए जी, आप कहते हैं जी नहीं होंडा CD70 1 लीटर में 70 किलोमीटर करती है, यहाँ कंज्यूमर के साथ ये ज्यादती होगा, आप CD70 घर लेके आ रहे हैं वो 10 किलोमीटर भी नहीं कर रही। तो ऐसी कोई इनजस्टिस नहीं चाहती हुकूमत, इसलिए इस तरह के लॉज बनाए जाते हैं, लेजिस्लेशन क्रिएट की जाती है। इस तरह सर्विसेज के मामले में भी होता है कि जी कैरिड आउट के रीजनेबल स्किल्स होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ये है कि जो है वो कंप्लीट विद इन द रीजनेबल लेंथ एंड टाइम, और कंप्लीटेड एट अ रीजनेबल प्राइस। तो ये है सर्विसेज के मतलब। तो दो लाज हैं, एक लाज है प्रोडक्ट के मतलब, ये प्रोडक्ट के मतलब है, और एक लाज है जिनका ताल्लुक जो है वो सर्विसेज के साथ है। तो ये क्यों बने? जाहिरी बात है, जो बंदा जो काम कर रहा है उसमें उसकी महारत होनी चाहिए। कि फ़र्ज़ कीजिए आप कहते हैं नहीं जी मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मैंने हॉस्पिटल खोला हुआ है, तो आप कहें नहीं जी घुटने का ऑपरेशन है तो मैं इंजीनियर से कराऊंगा, मैं इसमें बैरिंग फिट कर दूंगा, तो ये हल नहीं, वो मेडिकल एसोसिएशन के तहत चलेगा। लिहाजा सर्विसेज के अंदर भी लॉ बनाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट के अंदर भी लॉ बनाना पड़ेगा कि एक चीज़ आपकी लीगल इंटाइटलमेंट ही नहीं है और आप आगे बेच रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक सिलसिला शुरू हो गया कि जो है जी जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या जो टाउन डेवलपर्स हैं वो फाइल्स बेचनी शुरू कर देते हैं, लोग फाइल्स खरीदनी शुरू कर देते हैं। अब इसके ऊपर एक कंट्रोल सिस्टम ये बनता है जो लीगली होना चाहिए या होता है दुनिया में, कि फाइल्स उतनी बेचने की इजाज़त दें जितना उसके पास लैंड है। एक्सेस ऑफ लैंड जो है वो फाइल ना बेचने दे। फिर अक्सर ये होता है कि टाउन डेवलपर उतनी लैंड एक्वायर नहीं कर पाता, तो फिर बहुत सारे मेंबरान जो होते हैं बेचारे वो प्लॉटलेस रह जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। जितना लैंड है उतने ही आप जो है फाइल को सेल करने दें, और फिर जब तक वो पिछले वालों को प्लॉट ना डिलीवर हो जाए आगे ना खरीदने दें, बेचने दें। तो ओनरशिप तो होनी चाहिए ना। यहाँ तो लैंड है कोई नहीं, फाइलें बिक रही, भाई बेच क्या रहे हो और खरीद क्या रहे हो? खरीदने वाले को भी नहीं पता मैं क्या खरीद रहा हूँ, बेचने वाले को भी नहीं पता मैं क्या बेच रहा हूँ। और वैसे भी जो शरीयतन यही है कि हम वही चीज़ खरीदें जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। हदीस में आता है कि जिस चीज़ का फिजिकल एग्जिस्टेंस की वो ना खरीदे, तो उसके अंदर झमेला हो सकता है। अच्छा बच्चों, अब आगे आ जाता है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला है ये भी लॉ है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट है एक इनफोर्स रिटन डॉक्यूमेंट फॉर टू पार्टीज और मोर पार्टीज। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट लीगल इन्फोर्समेंट होती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट। लेकिन दुनिया में तमाम कॉन्ट्रैक्ट को नाम दे दिए गए। मिसाल के तौर पे प्लॉट खरीदा है उसको लैंड डीड कहते हैं, किसी से शादी हुई है उसको निकाहनामा कहते हैं। तो दुनिया के तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके नाम हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिनका नेम कोई नहीं है, तो उनको हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के खाते में डाल देते हैं कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली बाइंडिंग होता है नहीं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी लीगली बाइंडिंग होता है। अगर उसके लिए विटनेस मिल जाए, चार दोस्त कह दें कि हाँ जी ये बात हमारे सामने हुई थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हाँ, रिटन कॉन्ट्रैक्ट की बाइंडिंग आसान है। इससे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन होना चाहिए, और इसका रेफरेंस जो है ना वो कुरान में मौजूद है कि जब कोई बात किया करो, कोई डील किया करो तो उसे लिख लिया करो। और मैंने एक किताब में पढ़ा था कि इंजील में भी एज इट इज मौजूद है कि जो भी आपस में बातचीत हो उसे लिख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है ये हमें पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लाजिम जो चीज़ है वो ये है कि एक तो एग्रीमेंट, दोनों पार्टी के दरमियान टर्म्स एंड कंडीशन पे एक एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज कंसिडरेट करें कि दोनों को वैल्यू मिल रही है। उसकी वजह ये है
कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसी सूरत को कहते हैं जिसके अंदर गिव एंड टेक होता है, यानी एक चीज गिव की जा रही है तो एक चीज टेक की जा रही है, कुछ लिया जा रहा है कुछ दिया जा रहा है। खाली गिव गिव भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और टेक टेक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में ये पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, आप ये कहते हैं सर ये पेन कितने का, मैं कहता हूँ यार ये 2000 का, तो आप कहते हैं अच्छा सर ये 2000 रुपये आप मेरे से ले लें और मुझे ये पेन दे दें। तो मैंने पेन दे दिया, आपने मुझे 2000 दे दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन आप वैसी आंखों में आंसू ला के कहते हैं सर 2000 रुपया चाहिए आप दे दें, तो ये मैं आपको देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें गिव गिव है टेक कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए आप ये कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन होती है जिसमें गिव एंड टेक दोनों होना चाहिए, कुछ वैल्यू दोनों के लिए होनी चाहिए। तो एक तो दोनों पार्टीज एग्री हो, दूसरा इसमें कंसिडरेशन हो, तीसरी चीज ये है कि इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी इंटेंशन साबित होनी चाहिए। अब ये इंटेंशन का मामला दो तरह से है। एक मामला ये है कि देखिए, एक होते हैं हाउस होल्ड मामलात। हाउस होल्ड मामलात के अंदर कोर्ट्स और जस्टिस ये कहता है कि घर में जो बात की जाती है वो इनफॉर्मल होती है। ठीक है, कि फ़र्ज़ कीजिए आपकी वाइफ आप पे केस कर देती है कि जी ये जो जुनेद है इसने मेरे से वादा किया था कि मुझे डायमंड की रिंग लेके देगा। ठीक है, तो जज साहब कहेंगे कि यार मुझे नहीं पता तुमने इसे कैसे पकौड़े खिलाए थे जिससे इसने तुम्हारे साथ ये वादा कर दिया, मैं नहीं ये मानता। मियाँ बीवी के मामलात में बीवी को साबित करना पड़ेगा या मियाँ को साबित करना पड़ेगा कि ये बात हाउस होल्ड अफेयर में नहीं हुई थी, सीरियस हुई थी। उसके लिए यहाँ कोई विटनेस दे दे कि हाँ जी ये बात हुई थी, पैदा तय हुई थी ये बात, तो फिर होगा कि मानेंगे कि हाँ यार इंटेंशन थी। अच्छा, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, बिजनेस का मामला चल रहा है, यहाँ उलट है। यहाँ हर बात जो कही जाएगी कोर्ट इसको ये समझेगा यहाँ सीरियस थे आप, बिजनेस का मामला, उसे हर चीज को फॉर्मल कहा जाएगा। अच्छा, बिजनेस में अगर ऑफिस में बैठे के कोई इनफॉर्मल बात हुई तो उसको साबित करना पड़ेगा कि ये इनफॉर्मल थी, मेरा कोई इरादा नहीं था इस डील का। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटेंशन साबित करनी पड़ेगी, वाकई आपका मुआहदे का इरादा था या वैसे ही गपशप हो रही थी कोई। तो ये दो, तीसरी चीज है। तो अब तीन बातें मैंने समझा दी। एक एग्रीमेंट रिटन टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके लिए एक कंसिडरेशन होनी चाहिए कि गिव एंड टेक हो, और दूसरा ये कि हाउस होल्ड इंटेंशन साबित करनी पड़ेगी कि जो दो पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं ये इरादतन इन्वॉल्व थी, इनका इरादा था बाकायदा। अब आप यहाँ कहेंगे जी कि जो लास्ट चीज है वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी ये है कि जो इंसान मुआहदा करने जा रहा है उसकी उम्र मुआहदे की होनी चाहिए। एक तो 18 साल उम्र है कम से कम, उसका नेशनल आईडी कार्ड, CNIC कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड उसका बनाओ, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ जी ये बंदा जो है 18 साल का, ये मुआहदा कर सकता है। अब आप सब खुश हो जाएंगे कि सर हमारे पास CNIC है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी मुआहदे में एक शर्त और भी है। वो क्या है? अभी भी आप मुआहदा नहीं कर सकते। वो शर्त ये है कि जो बंदा मुआहदा करने जा रहा है वो मेंटली फिट भी होना चाहिए, यानी वो मेंटली रिटार्ड या मेंटली अनफिट नहीं होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए। तो क्या आपके पास ये चीज है? आप कहते हैं कि आप सही हैं, मेंटली फिट है? क्यों जी? अगर आप कहते हैं ठीक है तो फिर मान लेते हैं, फिर वाकई ये बात सही है कि आप ही हैं। तो ये बात देखनी पड़ेगी कि क्या आप इस बात पे हम देखते हैं क्या आप मेंटली फिट है। तो ये चार बातें होंगी। पहली बात एग्रीमेंट, ठीक है, रिटर्न हो। दूसरी बात कंसिडरेशन हो, मिसाल के तौर पे दोनों पार्टीज में गिव एंड टेक हो। इंटेंशन हो बकायदा कि जी इरादा था मुआहदे का, और कैपेसिटी हो कि उम्र भी हो और मेंटली फिट भी हो बंदा, तो मुआहदा कर सकता है। अच्छा, तो ये चीजें जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाती हैं। तो इतना ही लीगल में मैं ज्यादा काम नहीं कराऊंगा। ये असल में जो कॉन्ट्रैक्ट का सारा मामला है ना, ये कहीं कोर्स आउटलाइन में तरतीब में बहुत आगे रखा हुआ था उन्होंने, लेकिन ये आता इसी जगह पे है जहां लीगल टर्म आती हैं, यानी पॉलिटिकल लीगल टर्म आती है। यहीं पे मुआहदे को डिस्कस किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को और किया नहीं हो सकता। उसामा कह रहे हैं यूजुअली फिट ही होते हैं बट ओकेजनली अनफिट हो जाते हैं। ये सबके साथ है। वो कहते हैं ना जी कि साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा।
तो ये टर्म ही ऐसी है, दुनिया ही ऐसी है कि जब आप जो है वो एग्रेशन में आते हैं तो जाहिर बात है हर बंदे को गुस्सा आ जाता है। ये एक फैक्टर है कि बंदा नाराज हो जाता है या मेंटली फिट, ये एक मामला है। हमारे यहाँ तो एक सीरियस मामला ये भी आप बच्चों को मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कोई भी मेंटल सिकनेस, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, उसको या तो पागलपन कहेंगे तो उसको साइकेट्रिक से पास लेके जाएंगे, या उसे जो है वो बेगम तो फिर बेगम होती है ना। अच्छा बच्चों, तो बात मैं ये कर रहा था कि हमारे यहाँ जो है जब तक बंदा जो है ना जी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, शिजोफ्रेनिया है, अच्छा जी या तो उसे पागल डिक्लेयर करके उसको लेके जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास, या ये है कि वो मानेंगे ही नहीं कि इसको कोई प्रॉब्लम है। जबकि दुनिया में ये कोई बुरा नहीं समझा जाता कि आपको डिप्रेशन है, आपको स्ट्रेस है, तो बजाय इसके कि सारी जिंदगी हाइपरटेंशन की गोलियां खाएं, ब्लड प्रेशर की गोलियां खा कर के गुर्दे खराब कर लेने हैं, लेकिन 2 या 4 सिटिंग साइकियाट्रिस्ट के पास जाके नहीं करनी कि जो आपके सोचने के अंदाज को ठीक कर। तो हमारे यहाँ ये मसला है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे पॉलिटिकल फैक्टर भी पूरे हो गए, ठीक है जी, और लीगल भी हो गए, यानी पी हमारा जो है मुकम्मल हो गया। अब इस पी में रह गया ई, एस और टी, तो पॉलिटिकल पूरा हो गया। ई मैं बाद में कराऊंगा आपको, ठीक है, और मैं सोच के कराऊंगा कि मुझे कैसे कराना है कि ये जल्दी जल्दी हो जाए और आपने पहले जो इकोनॉमिक्स पढ़ी उससे रिलेट भी हो जाए। दूसरा जो है मामला वो है सोशल। सोशल का जो मामला है वो हमने अभी शुरू करना है, क्योंकि हमारे पास अभी आधा घंटा पूरा बचा हुआ है। तो मैं स्टॉप करता हूँ इस शेयरिंग को, दोबारा फिर शेयर करता हूँ आपके साथ दूसरी स्लाइड्स। इस स्लाइड्स को बंद कर देते हैं। दूसरी स्लाइड्स जो है इस वक्त मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आ जाएंगे आपके सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर। अब इसके अंदर सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, वो हम ये आ गए बच्चों आपके, ये आ गया आपके फैक्टर आपके सामने, ठीक है जी। अच्छा, वो आगे इसके अंदर क्या है, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। असल में होता ये है कि जब भी सोशल फैक्टर्स की बात होती है ना, तो ये तो डेमोग्राफिक के बगैर हो ही नहीं सकती। जैसे आप, ये बेसिकली है क्या, पहली तो बात ये समझ लीजिए, आपने सोशल स्टडीज पढ़ी थी ना बचपन में, जिसको उर्दू में हम मुआशरती इलूम कहते हैं। तो उसमें आपने 2 एस्पेक्ट पढ़े थे, एक मुआशरती बहबूद और बूदोबाश, ये इस तरह के टॉपिक था। तो उसको कहते हैं मुआशरती बूदोबाश, सोशल वेज ऑफ लिविंग, ठीक है जी। सोशल वेज ऑफ लिविंग, आबादी के मामलात, ये सारे के सारे सोशल में ही आएंगे। तो ये सोशल फैक्टर है, पेस्ट का जो एस है, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैंने जो तरतीब रखी ना, पहले मैंने डेमोग्राफिक रखी। अब डेमोग्राफिक में सबसे पहले आबादी के मामलात हैं कि किसी मुल्क की आबादी कितनी है, लोकेशन आबादी की कितनी है, डेंसिटी उसकी कैसी है, कंपोजिशन उसकी कैसी है, वहाँ लोग दौलतमंद कितने हैं, तकसीम दौलत किस तरह से है, वहाँ पे लोगों के पास तालीम कितनी है, ट्रेनिंग कितनी है, मैन पावर प्लानिंग वहाँ हो रही है नहीं हो रही, हेल्थ इशू कैसा है, सोशल स्ट्रक्चर में लोगों का एटीट्यूड क्या है, वैल्यूज़ क्या है, टेस्ट क्या है, हैबिट्स क्या है, ये चीज़ें में हम डिस्कस करेंगे। आबादी में जब हम आते हैं तो सबसे पहला मसला है कि बाज़ मुल्कों में आबादी बढ़ रही है, यानी इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन अच्छी बात है,
और बुरी बात भी है। अच्छी बात इस तरह से है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन इसलिए बेटर है कि मोर हेड्स मीन मोर डिमांड, मोर हेड्स मीन मोर डिमांड। ज्यादा आबादी होगी, डिमांड ज्यादा होगी, आबादी मार्केट का साइज बढ़ेगा। हाँ, अलबत्ता यह है कि जितने लोग दुनिया में आए उनकी तालीम तरबियत का जो है ना वो अच्छा इंतजाम कर लिया जाए तो फिर ये फायदा मंद है। क्योंकि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं कि उनके यहाँ आबादी कम हो रही है, जैसे स्वीडन है, कनाडा है। तो ये लोग दूसरे मुल्कों को अपने यहाँ इमिग्रेशन देते हैं ताकि आबादी किसी तरह पूरी कर लें। तो लिहाजा आबादी का मामला बड़ा अहम है। तो आप मुझसे कहेंगे सर कि आबादी जो है वो अगर बढ़ेगी तो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो ग्रोइंग मार्केट का बाइस बनेगी। हाँ, अलबत्ता किसी मुल्क के पास एजुकेट करने के लिए वसाइल कम है या उसकी ज़मीन कम है, लोग बढ़ रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन साइज अच्छा नहीं है, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। लेकिन आबादी बढ़ने की अपनी वजूहात होती हैं। पहली बात है बर्थ रेट बढ़ना, बर्थ रेट ज्यादा। दूसरी बात ये डेथ रेट कम हो जाना। अब जाहिरी बात है कि बर्थ रेट ज्यादा, इसका मतलब है आने वाले तो आ रहे हैं, लेकिन डेथ रेट कम है, इसका मतलब जाने वाले भी नहीं आ रहे, तो आबादी तो बढ़ेगी। लेकिन इसमें ये मामला जो है कि डेथ रेट कम है, पहले तो हम ऐसे कहते थे, लेकिन अभी कोरोना आया, कोविड आया, तो एहसास हुआ है कि हम कितने गैर जिम्मेदार हैं। इतने लोग हमारे जो हैं लुकमा अजल बन गए हैं कि हमें ये बात अब कहनी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कोविड के जाने के बाद पता लगेगा कि हमारा डेथ रेट क्या है। और मुझे ये लगता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद हमारा एवरेज लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा, यानी हमारी एवरेज लाइफ जो है वो मेरा ख्याल है 58 या 55 साल पर थी। तो मुझे लगता है कि इसमें 3-4 साल और कम हो जाने कोविड के जाने के बाद। लेकिन बहरहाल बर्थ रेट ज्यादा हो, डेथ रेट कम हो, आबादी बढ़ेगी। दो चीजें हो रही हैं जो आबादी बढ़ाती हैं, एक है इमिग्रेशन और एक है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन आप जानते हैं जिसको IMMIGARATION, ये होता है दूसरे मुल्क में हिजरत कर जाना। जैसे लोग इमिग्रेशन लेके कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इससे भी आबादी बढ़ती है। और इमिग्रेशन जो होती है वो होते हैं महाजरीन। महाजरीन वो होते हैं जो वक्ती तौर पे किसी मुल्क में रहने के लिए आ जाते हैं, या किसी बैनुल कौमी हादसे के नतीजे में, जंग के, वॉर के नतीजे में लोग आ जाते हैं। तो इससे भी आबादी जो है वो आपकी बढ़ती है। पाकिस्तान की आबादी अगर आप देखेंगे ना तो वो बेसिकली इसी वजह से बढ़ी है कि महाजरीन जो है वो ज्यादा आए पाकिस्तान। अच्छा, महाजरीन जो है उसके अंदर मैंने एक स्टडी पढ़ी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान 1947 में बना, ठीक है। तो 47 में जो लोग इंडिया से माइग्रेट होके आए उनका और हमारा जो कुंबे का साइज मुख्तलिफ था। यानी हमारे पंजाब में जो लोग माइग्रेट होके आए, हमारा साइज 6 लोगों का था, 2 मियाँ बीवी 4 बच्चे। लेकिन जो इंडिया से आए उनका साइज डिफरेंट था, वो 8 साइज में थे, यानी कि 6 बच्चे 2 मियाँ बीवी। तो जो लोग माइग्रेट होके आते रहे उनका आबादी का साइज ज्यादा था। फिर 1971 में जब पाकिस्तान दो दख्त हो गया तो जो बांग्लादेश से मुहाजिरीन आए उनके कुंबे का साइज 10 था, 2 मियाँ बीवी 8 बच्चे। फिर सन 1981 में जब अफगानिस्तान से हमारे अफगान भाई आए तो उनके कुंबे का साइज 14 था, यानी 2 मियाँ बीवी 12 बच्चे। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ लोग जो माइग्रेट होके आते रहे उनकी फैमिली का साइज बहुत बड़ा था। इस वजह से भी हमारे यहाँ आबादी में इजाफा बहुत ज्यादा हुआ। और इस वक्त फर्टेलिटी रेट हमारा जो है मेरा ख्याल है कि नियर अबाउट 2.59 है पर एडल्ट चाइल्ड पर ईयर। यही वजह है कि हम ज्यादा फिक्रमंद हैं। लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने इसको 1.5 पे ले गए। होपफुली इसके अंदर बहुत अच्छा जो काम किया था वो बेनज़ीर भुट्टो ने किया था, और उसने ये किया था कि उसने लेडी हेल्थ वर्कर स्कीम शुरू की थी, और ये 3.61 या 3.31 जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इतने पे था। और वो सिर्फ अपने पहले टेन्योर में रिड्यूस करके, मेरा 2.5-3 साल उन्हें मिले थे,
रिड्यूस करके 2-2.5 पे ले आई थी, बहुत अच्छा काम किया था। फिर लेटर ऑन चलता गया। अच्छा, अब ये दोनों मसले हैं, आबादी का बढ़ना भी अच्छा नहीं और आबादी का घटना भी ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें एक फैक्चुअल फिगर और भी जो सामने आता है वो ये है कि जिन मुल्कों ने अग्रेसिवली पॉपुलेशन कंट्रोल की है उनके यहाँ दो मसले खड़े हुए। आबादी का ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नीचे आना शुरू हो गया, और एक बात यह है कि उनके यहाँ जो है मेल और फीमेल का रेशियो भी डिस्टर्ब हो गया है। मिसाल के तौर पे मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है इतना डिस्टर्ब है कि जर्मनी के अंदर 75% फीमेल्स हैं और 25% मेल है। इंग्लैंड में 33-67 की रेशियो है, ठीक है जी। और मॉरिशस में वहाँ खड़े हो गए ना, एक मेरे दोस्त वो कहते हैं कि किसी से रास्ता पूछ लें तो रास्ता बताने के लिए मर्द नहीं मिलता, वहाँ पे औरतें ही आ रही थी। इन दी एंड वो मौलवी साहब थे, कंप्रोमाइज करना पड़ा, औरत से रास्ता पूछा। तो 80% औरतें, 20% मर्द। पाकिस्तान वाहिद है जहाँ पे बड़ा 50-50 रेशियो है, हाफ एंड हाफ तकरीबन, 1-2% का मार्जिनल डिफरेंस है। तो ये भी एक इशू है। एनीवे चले, हमें इससे इतना नहीं मैटर से कंसर्न। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि डैश इज एन एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बर्थ एंड डेथ रेट, एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन एंड एथिक ग्रुप विद इन द कम्युनिटी। तो इसके अंदर कौन सा फैक्टर मैं चूज करूंगा, जरा ऑप्शन में से देख के मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, अर्श रशीद हैं, और उसके बाद अच्छा बच्चों, फिर नौशरवा हैं। अच्छा, फिर फसीह ने कहा, फसीह का इस पर मैं बात यहाँ नहीं कर सकता। सलमान अली हैं, तहरीम है, कौनैन है, खुज़ैमा है, आमना ज़फ़र हैं, उसके बाद जो है वो जवाद बुखारी हैं, खावर यकूब है। तो ये जो बच्चे हैं ये मुझे डी ऑप्शन करके दे रहे हैं, बाकी ये सारे मामला डेमोग्राफिक है। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आगे जो चलती है, अभी तो हम पॉपुलेशन साइज पे बात कर रहे थे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉपुलेशन की कंपोजिशन कैसी है। आप कहेंगे सर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ यहाँ पे। लेट मी चेंज द इंक। देखिए, बात यह है, ये है हमारा एक आम लाइफ स्पैन का ग्राफ। हमारा जो लाइफ स्पैन का ग्राफ आपको नजर आता है वो इस तरह का होता है तकरीबन, जिसके अंदर इंसान जो है ना वो तकरीबन 16 से 18 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देता है। कोई ट्यूशनिंग शुरू कर देता है, कोई बच्चा पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देता है, तो 16 से 18 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देता है, यानी अर्निंग शुरू हो जाती है। इससे पहले पॉपुलेशन इन्फेंट काउंट हो जाती है या चाइल्ड पॉपुलेशन हो जाती है, जिसमें बच्चे हैं वो कमाते नहीं। अब 18 साल कमाना शुरू करते हैं तो सम हाउ लोग 65 साल तक कमाते रहते हैं। तो ये इफेक्टिव पॉपुलेशन है जो अर्निंग देती है। हमेशा ये पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। और इसके बाद एजिंग पॉपुलेशन है, तो एजिंग पॉपुलेशन और बच्चों की आबादी कम होनी चाहिए। और चूंकि दरमियान में 18 से 65 साल के लोग कमा के दे रहे हैं, तो ये आबादी ज्यादा होनी चाहिए, और होती भी है। पाकिस्तान और आयरलैंड इस वक्त आइडियल कंट्रीज हैं क्योंकि इनके पास यूथ सबसे ज्यादा है इस वक्त। पाकिस्तान एंड आयरलैंड दो कंट्रीज हैं जिनके पास इस वक्त जो है वो यूथ सबसे ज्यादा है, बच्चे और बूढ़े कम है। लेकिन बाज मुल्कों में ऐसा नहीं है। बाज मुल्कों में सूरत हाल इस तरह की है कि इन्फेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, इफेक्टिव और एजिंग पॉपुलेशन कम है। तो आप कहेंगे सर ये क्यों आइडियल है। ये आइडियल इसलिए कि अगर आपकी इस एज के लोग ज्यादा होंगे तो आपके मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ेगी, आपके मुल्क में कार की डिमांड बढ़ेगी, हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी, और आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। यानी इकोनॉमी ग्रोथ वाली है। यहाँ अगर सिर्फ ग्रोथ रेट 5% पे भी हमारा चला जाए ना, 5-5.5 पे, तो मल्टीनेशनल भाग के आना शुरू हो जाएंगे। उनको पता है कि यहाँ यूथ ज़्यादा रहती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी बिकेगा, गाड़ियाँ भी बिकेंगी, हाउसेस भी बहुत बिकेंगे, तो यहाँ डिमांड हाई हो जाएगी।
लेकिन वो मुल्क जहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं या वो मुल्क जहाँ पे बूढ़े ज्यादा हैं, तो देखिए अगर एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो ग्राफ इस तरह से जाएगा ऐसे। अब एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा होने से नुकसान ये होगा कि आपके मुल्क में क्या बिकेगा, आपके मुल्क में विटामिन्स बिकेंगे, नर्सिंग केयर ज्यादा होगी। ठीक है, आप जैसे बच्चे जिनके होंगे उनको स्टिक्स भी खरीदनी पड़ेंगी चलने के लिए भी, आप लोगों को सीधा करने के लिए भी स्टिक्स बिकेंगी। ठीक है जी, हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट बिकेंगे, सुनने के आलात। तो फिर अल्टीमेटली इस तरह की पॉपुलेशन में तो फिर यही चीजें बिकेंगी ना, क्योंकि बूढ़ों की तादाद ज्यादा हो गई। अब इसके अंदर सबसे जो आपके आगे मैं रखता हूँ, ये वाला जो एरो है, ये जहाँ आबादी कम हुई है और इंग्लैंड में तकरीबन 65 साल से उम्र के लोग बहुत ज्यादा हैं, और वो कहते हैं हमारे ऊपर पेंशन बॉम्ब गिरा है। पेंशन बॉम्ब इस तरह से गिरा है कि टैक्स लगाना पड़ता है काम करने वाले लोगों पे ज्यादा, चूंकि बूढ़ों को पेंशन देनी है। तो वहाँ की लेबर पॉलिसी आप सब बच्चे जानते हैं, वो है उसकी जो खिलाफत राशिदा के दौर में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो लेबर पॉलिसी थी कि बुजुर्गों को पेंशन लाजमी दी जाएगी, तो वो उन्होंने वहीं से पिक की हुई है। बल्कि उनके जिसने बनाई थी उसने बताया था कि खिलाफत राशिदा में हज़रत उमर फारूक का जो दौर है उससे मैंने ये चीज़ अखज़ की थी कि मजदूर जो है वो जितनी मर्जी मेहनत करे, लेकिन अगर बूढ़ा हो गया तो उसको बैतुल माल से पैसे मिलने चाहिए। तो इन्होंने कहा जी हमारे ऊपर पेंशन बम गिरा हुआ। और इसके अंदर एक थ्योरी ये भी है कि कहते हैं कि जो कोविड है ये इसलिए आया है कि इनके पास बुजुर्ग बहुत ज्यादा हो गए हैं, और ये डायरेक्ट तो उनको कह नहीं सकते कि जाओ सारे शिप से छलांग लगा दो। तो इन्होंने कहा चलो यार कोविड चला देते हैं, तो बाबे सारे फड़क जाएंगे और उसके बाद आबादी जो रह जाएगी सारी यूथ होगी, मेहनत करेगी। वैसे ये सिर्फ एक थ्योरी है, कहीं आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे। सर ने कहा था, मैंने सुनी तो आपको बता दी। अच्छा, तो ये जी ये एक जो है इनके पास है कि बूढ़े बहुत ज्यादा है, तो इसको कहते हैं ग्रे पॉपुलेशन। लेकिन बाज मुल्क ऐसे हैं जहां पे बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, अब आप खुद देखिए जहां बच्चे ज्यादा होंगे वहां पे किस चीज की डिमांड होगी, वहां पे जाहिर है ट्राई साइकिल्स बिकेंगी। आबादी के मुताबिक इकोनॉमी चलनी है ना। ट्राई साइकिल्स बिकेंगी, टॉयज बिकेंगे। और कोई मशवरा दे दे बच्चा, अगर मैं कमेंट्स बॉक्स में देखता हूँ क्या बिकेगा। टॉयज बिकेंगे, ट्राई साइकिल्स बिकेंगी, है ना जी। और शाबाश, नहीं और मशवरा नहीं। मोबाइल यंग लोग यूज करते हैं यार, मोबाइल इधर आएगा जहाँ जहाँ यूथ है। कभी देखा है बच्चा पैदा हुआ और उसने आते ही वालदेन से कहा अम्मा एक मोबाइल ले दो, आईफोन 10 चाहिए। तो जब बच्चे ज्यादा होंगे वो मोबाइल थोड़ी होंगे, मतलब टॉयज वगैरह होंगे। हाँ ये देखो ना, ये आप मशवरे आ गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये देखो नौशेरवान कह रहा है पैम्पर्स। ठीक है, जो जो चाहिए मांगते जाओ, मैं लिख देता हूँ पैम्पर्स। ठीक है जी, लिख देते हैं पैम्पर्स। और क्या चीज़ है जी, और जनाब इनके लिए टॉयज, ट्राई साइकिल्स। ठीक है जी, और टीदर्स। ठीक है, तो ये होगा। अब अंदाजा हुआ कि इंडस्ट्री की डायरेक्शन डिटरमिन करेगी जिस तरह की पॉपुलेशन होगी। हाँ अलबत्ता अगर 25 साल से ज्यादा के लोग होंगे तो लेबर अट्रैक्टिव मार्केट होगी, जैसे पाकिस्तान और आयरलैंड की। थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, एनर्जी रिसोर्सेज हो, हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि हमारे पास यूथ है और ये यूथ इतनी ज्यादा किसी के पास नहीं है। तो ये चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये कहते हैं कि जनाब जो है अगर बूढ़े जवान ज्यादा है तो फिर घर बिकेंगे, गाड़ियां बिकेंगी, मोबाइल होंगे, हाउसेज होंगे। अगर बूढ़े ज्यादा है तो वाइटामिन, नर्सिंग केयर, स्टिक्स, हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। बच्चे ज्यादा है तो ट्राई साइकिल, टॉयज। और एक बच्चे ने पैम्पर का कहा था, मैंने वो भी लिख दिया। और कोई चीज तो नहीं चाहिए भाई तुम्हें? अच्छा, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसका लिखेंगे, चॉकलेट्स वगैरह, ये चीजें ज्यादा बिकेंगी। अच्छा बच्चों, है चॉकलेट तो आजकल जो है यंग लोग ज्यादा खाते हैं, मतलब पहले बच्चे खाया करते थे। अब हमारे दो चीजें कवर हो गई, एक ये कि पॉपुलेशन का साइज, और एक कवर हो गया पॉपुलेशन की कंपोजिशन। अब आ जाते हैं लोकेशन पे। आबादी जो है वो शहरों में ज्यादा है या गांव में ज्यादा है? देखिए आप में से भी सारे लोग जो है जाहिर है गांव से आए थे पहले और यहाँ आके बस गए। जाहिर बात है, कोई चिश्तियाँ से आया, कोई बुरे वाला से आया, कोई हैदराबाद से आया, कोई कहीं से आया।
यहाँ आए तो यहाँ आके लिबर्टी चौक देखा और वहाँ पे आके आपने देखा कि कहाँ वहाँ पे गायें भैंसे, कहाँ यहाँ लिबर्टी की लाइटें। आपने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया के साथ ऐसे ही है। सन 1950 में पूरी दुनिया में 30% आबादी शहरों में रहती थी और 70% आबादी जो है गांव में रहती थी। 2006 में एनालिसिस आया, आधी आधी हो गई आबादी। और 2030 तक पहले कहते थे कि 60% आबादी शहरों में आ जाएगी, 40% गांव में रह जाएगी। अब कहते हैं शायद 70% लोग शहरों में आ जाएंगे। अब जब शहरों में लोग आ जाएंगे तो आप खुद समझते हैं कि शहरों के मसाइल, शहर हब बन जाएंगे। हब बन जाएंगे तो क्राइम कैसे कंट्रोल करोगे? फिर एक एक शहर में तीन तीन तरह की पुलिस रखनी पड़ती है। लाहौर को देख लो, लाहौर में एक वो रिवायती पुलिस है जो पुरानी पुलिस है, पंजाब पुलिस। एक डॉल्फिन फोर्स है, एक पैरामिलिट्री स्टाफ है, और उसके साथ साथ जो है एक वो जो है स्पेशल क्राइम फोर्स है, FIA है। मतलब उतनी फोर्सेस ज्यादा लानी पड़ जाती हैं, क्योंकि आबादी ज्यादा होगी तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर छोटे शहरों में क्राइम क्यों कंट्रोल हो जाता है? आप जरा गौर कीजिए, किसी गांव में हम चले जाते हैं, ठीक है, आप प्लान करके जाइए किसी गांव में, आप जरा उनकी किसी गली में जाइए ऐसे ही फिरते हुए, वहां पे कोई बंदा आपको बुलाएगा, पुत्र इधर आ, किधर आया तू, किसको मिलना है तुम्हें? वो आपको पूरे गांव को जानता होगा, आप नाम ले किसी गलत बंदे का, वो आपको फौरन पकड़ लेगा कि तू इधर आया किस लिए। लिहाजा वहां पे तो पहचान होती है ना जी, तो वहां क्राइम करने मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब जब शहर बड़े होंगे, आबादी बड़ी होगी, तो क्राइम बढ़ेगा, पुलिस चाहिए। फिर जो है आप मानते हैं कि एक सीवरेज मॉडल टाउन का है या DHA का वो बना है थोड़े लोगों के लिए, बाद में वहाँ और लोग आ जाएंगे तो सीवरेज भी पाइप भी खराब होंगे। उसके साथ साथ सैनिटेशन सिस्टम है, वाटर डंपिंग सिस्टम है, वेस्टेज ऑफ जो है आपका वेस्ट पीन है वो ज़्यादा इकट्ठा होगा। यानी म्यूनसिपैलिटी का काम बढ़ जाएगा, वासा का बढ़ जाएगा, LDA का बढ़ जाएगा। आप कमो पेश देख लीजिए, लाहौर और कराची को ले लीजिए, 2-2 करोड़ आबादी है। यानी टोटल आबादी पाकिस्तान की अगर 21 करोड़ है तो उसमें से 4-4.5 करोड़ सिर्फ 2 शहरों में रहती है। यानी कि 20% पॉपुलेशन इज कंसिस्ट ऑफ लाहौर एंड कराची। यानी लाहौर और कराची को मिला दें तो ये एक दो सारे सूबों से शायद बड़ा सूबा बने, इतनी आबादी है इसकी। तो पॉपुलेशन जो है सारी एक जगह कंजेस्टेड हो जाती है, तो फिर सिर्फ ये नहीं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी फिर वहीं पे रह जाती हैं, पूरा मुल्क में नहीं फैलती। और एक और बात भी सोचिए ना जरा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जब ट्रैवल करती हैं तो सिर्फ वो नहीं ट्रैवल करती, लोग भी ट्रैवल करते हैं। कि आप अपने गांव से उठ के शहर आ गए, अब आप शहर आ गए तो डिमांड शहर में आ गई, तो जो आपकी गली की नुक्कड़ पे पंचर लगाने वाला है, जो ग्रोसरी स्टोर वाला है, वो भी उठ के शहर आ जाएगा। जाहिर है उसकी चीज कौन खरीदेगा जब आप इधर आ गए? तो उसका तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया। लिहाजा उसका नतीजा ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे फ्लैट्स बन गए हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बन जाते हैं शहरों में, और हाई डिमांड फॉर स्मॉल हाउसेज एंड अपार्टमेंट हो जाती है। स्मॉल एंड मोर रेफ्रिजरेटर चाहिए, और सेंटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, और बाकी इलाके अनडेवलप्ड रह जाते हैं। और ये बहुत सीरियस मामला है। फिर बाकी के जो लोग वहाँ रह गए वो भी फिर उठ के आ जाते हैं, वो कहते हैं अगर ये शहर में रह सकता है तो मैं भी शहर में रहूँगा। ये भी एक मसला है। लेकिन आपको याद होगा द बिग 4 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर एक बात हुई थी हमारी इससे पहले, जिसको हमने ब्रिक इकोनॉमीज कहते हैं, ब्रिक कंट्रीज। अब ये जो बात है इसको मेरा ख्याल है हमें यहाँ पे रोक देना चाहिए और इसको ले जाना चाहिए हमें अपने कल के लेक्चर में। चूंकि फिर कल भी तो कुछ पढ़ना है, तो आज हमने जो है पॉलिटिकल फैक्टर वाइंड अप कर लिए। सोशल फैक्टर, डेमोग्राफिक में से मैंने डेमोग्राफिक शुरू किए थे, सोशल पे भी जाने वाले, प्योर सोशल पे, तो वो कल चले जाएंगे। तो होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो जल्दी से आप अपना फीडबैक दें, हम इसको वाइंड अप कर देते हैं फिर। जी बच्चों। तो बच्चे कह रहे हैं कि ये आउटस्टैंडिंग था, जो है बशारत कह रहे हैं, जवाद कह रहे हैं 110% और जैनुल आबदीन कह रहे हैं कि इट्स एक्सीलेंट, एंड जवाद बुखारी कह रहे हैं एक्सीलेंट, इट वाज ग्रेट, मंसूर अंसारी कह रहे हैं इट्स वेरी गुड, एंड दिस इज जैनुल आबदीन 100% इसको कह रहे हैं। स्माइल फेस भेजा मुझे वलीद बेग ने, और अर्श रशीद कह रहे हैं इट्स गुड एंड इट वाज इंटरेस्टिंग, आउटस्टैंडिंग, एंड आउटस्टैंडिंग सेड बाय ज़ियान मजीद।
थैंक यू वेरी मच जी। और अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं कल और इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।